तो वेलकम टू सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। हम थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग कुछ ट्रेनिंग मटेरियल यूज करेंगे। वो कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपकी यूज होने वाली हैं, मैं वो पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। एंड हाउ आई ट्रेन, मेरे को उम्मीदें हैं आपसे, अगर आप इसको ऐसे समझ लो। आपको बेसिकली यहाँ पे uh, कुछ ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा, जैसे जिसमें से एक आपको जो चीज मिलती है उसे हम कहते हैं नोट्स हैंड आउट। व्हाट इज द एम, लेट मी क्लैरिफाई। थ्रू आउट व्हेन यू अटेंडिंग द ट्रेनिंग, वी डोंट वांट यू टू फोकस ऑन कि आप लिख रहे हो और समझ भी रहे हो और साथ में सोच भी रहे हो, ये सारा मल्टीपल चीजें नहीं होती हैं। एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव स्टडीड, ह्यूमन बीइंग्स हैव वन लैंग्वेज प्रोसेसर इन ब्रेन। तो आइदर यू आर स्पीकिंग और यू आर लिसनिंग और यू आर राइटिंग, कुछ एक ही काम होगा एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, ऐसा तीन चार चीजें मिक्स मसाला नहीं होगी। वैसे लड़ाइयाँ भी इसीलिए होती हैं क्योंकि व्हेन यू आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग एट द सेम टाइम, फिर तो लोग लड़ाई करते नहीं, क्योंकि सुन नहीं रहे होते ना, वो बस सोच रहे होते बोलूंगा क्या। तो हमारा एम क्या है कि आप राइटिंग पे फोकस बिल्कुल ना करो। जो मोटा मोटा सबसे मिनिमम मैंडेटरी लिखने वाला है वो ऑलरेडी आपका नोट्स हैंड आउट में है। ओके, डेफिनेशंस हैं, डायग्राम्स हैं। थोड़ा अजीब लगेगा आपको क्योंकि मोस्टली यू वुड हैव बीन यूज्ड टू राइटिंग स्टफ डाउन, बट जो हमारे हिसाब से मिनिमम मैंडेटरी पता होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, वो सब हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फुल फ्लेश्ड है, इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप ऐड कर सकते हो, देखो रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन। तो यू कैन कस्टमाइज, ट्रीट दिस लाइक अ नोट एंड कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू यू। ये हार्ड कॉपी फॉर्मेट में जो आपको मिला होगा ऑलमोस्ट हर पेज पे, नहीं मिला है तो मिल जाएगा वंस यू एनरोल। किससे मिलेगा, कैसे मिलेगा, यू कैन कोऑर्डिनेट विद जो भी पर्सन से आप बात कर रहे थे आई मिलिटा टीम से, उनसे आप कोऑर्डिनेट करोगे, मिल जाएगा। जो यहाँ क्लास में आ रखे हैं वो फ्रंट डेस्क पे बात कर सकते हैं। हर पेज पे दो स्लाइड्स ही हैं और नीचे स्पेस दे रखा है लिखने को। तो लिखना आपको नहीं है ट्रेनिंग के ड्यूरिंग। फोकस ऑन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बोलने का काम कर सकते हो आप जब डाउट्स हो। ज्यादातर मैं बोलूंगा, आप सुनोगे। बट जहाँ किसी को भी कोई डाउट हो, इवन पीपल हु आर ऑनलाइन, फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द डाउट, या चैट में आप डालना चाहो अगर ऑनलाइन वाले लोग, तो चैट में भी डाल सकते हो। आई हैव चैट ओपन विद मी ऑन अ डिफरेंट मॉनिटर। कस्टमाइज क्या करना है आपने, देखो जैसे ऑलरेडी आप देख रहे हो मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, जो कुछ आपको वर्थ नोटिंग डाउन लगे, जो आपको लगे कि वहां इंक्लूडेड नहीं है, वो आप उसमें यू कैन स्क्रिबल इट डाउन ऑन दिस। तो डोंट ट्रीट दिस नोट्स लाइक अ बुक। जैसे होता है ना कि बुक पे नहीं लिखते हैं वगैरह टाइप, वैसे नहीं, ये नोट्स है। बस ये है कि हम आपको एक टेम्पलेट दे रहे हैं बना बनाया, उसको आप कस्टमाइज कर लो अपने हिसाब से और 100% फोकस रखो आप लिसनिंग पे। बाकी मुश्किल भी है ये सारी चीजें लिख पाना। जैसे कई जगहों पे आप देखोगे आगे चल के हमारे थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होंगे, ये बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए बना बनाया आपको दे रखा है। कई जगहों पे फोटो है कोई राउटर का, तो नोट्स में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, या कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस हैं ऐसी, तो वो सब हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, जो हमें लगता है कि पता होना चाहिए। हाँ, उसमें आप ऐसे कर सकते हो जैसे व्हेन आई एक्सप्लेन दिस, यू कैन पॉइंट आउट कि ये करता है, वो ये करता है, एरोस वगैरह खींच के। एंड कुछ लोग कोशिश करते हैं कस्टमाइज करने की ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगेन क्योंकि आपका फोकस जाएगा लिखने पे। तो जो मेरे पास फीडबैक रहा है मोस्टली, बेस्ट ये रहता है कि आप रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है, एट एनी गिवन लेटर टाइम, और उस वक्त कस्टमाइज करते चलो, पॉज करो वीडियो, जो कुछ आपको वर्थ नोटिंग डाउन लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार तो गो थ्रू हो चुके होंगे। बाकी डरा नहीं रहा हूं, बट सिंपली बताऊं, कई चीजें यहाँ ऐसी हैं एक बार सुनने से समझ ही नहीं आती हो, तो यू विल नीड टू वॉच द रिकॉर्डिंग। इफ आई टेल यू वन हमारे जमाने में टाइप बात, तो देखो जब मैंने पढ़ा है तब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए बैंडविड्थ भी नहीं होती थी इतनी।
तो समटाइम्स मैनी टॉपिक्स व्हेन आई लुक एट देम आई थिंक पता नहीं मेरे को समझ कैसे आया था तब, विदाउट एक्सेस टू रिकॉर्डिंग एंड ऑल। तो रिकॉर्डिंग का आपके पास देखने का ऑप्शन है, यूज इट। थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा अगर आपको, इफ यू वांट टू रियली गेट इनटू नेटवर्किंग और किसी और चीज में करियर नहीं बनाना है, तो आप क्या करो, 2 घंटा क्लास लगाने के अलावा आपको 2 घंटा निकालने पड़ेंगे। डेली नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इफ यू जस्ट गो अहेड एंड वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस बैक तो 2 घंटे तो उसी में लग जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि नहीं टाइम निकल रहा है वीकडेज में, तो वीकेंड में निकालो। बट मेक श्योर कि आप ना ऑलमोस्ट जितना टाइम क्लास में मेरे साथ लाइव लगा रहे हो, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको बनाना है करियर। नोट्स हैंड आउट क्या है मैंने बता दिया आपको। सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लैब वर्कबुक। बहुत हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, मतलब जो भी लोग मैक्सिमम कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं अटेंड की हो आपने, अगर कॉलेज वगैरह वाली पढ़ाई की हो, वहाँ क्या होता है, थ्योरी वाली बात होती है, बस थ्योरी 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 थ्योरी। तो थोड़ा वो बोरिंग अपने आप हो जाता है कि असली में कुछ चलते देखा नहीं, कह रहे हैं ऐसा तो चलो मान लेते हैं ऐसा होता होगा। हम यहाँ क्या करेंगे, वी विल टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ थ्योरी प्लस डूइंग इट। ओके। तो जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजों को मैं पहले बताऊंगा आपको कि यार ये ऐसे है, ए से बी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे सी पे जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी एक्सप्लेन करूंगा। देन विल डू लैब, विल प्रैक्टिकली सी एंड वैलिडेट दिस थ्योरी। ओके। ताकि कंफर्म्ड आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज की। थ्रू आउट दिस क्लास लैब मैं करूंगा, बट लैब आपको भी करनी है। यहाँ गाड़ी चला के मैं आपको दिखाऊंगा, बट गाड़ी आपको भी खुद चलानी पड़ेगी, तभी गाड़ी चलानी आती है, वरना दूसरे को देख के लगता है कि गाड़ी चलाना बहुत आसान काम है। वैसे ही यहाँ पे आपको भी लगेगा कि मेरे को लैब करता हुआ देख के ये कौन सा मुश्किल काम है, ये लिखेंगे तो हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। लैब वर्कबुक में प्योरली लैब्स हैं। लैब्स मतलब अ, जैसे हम यहाँ पे डिवाइसेस से काम करने वाले हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को यूज करेंगे, उनमें कुछ कुछ करके देखेंगे हम। जो कुछ मैं करूंगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आपको वहां मिल जाएगा कि यहाँ जाओ ये करना है, यहाँ जाओ ये करना है। तो इफ यू जस्ट टेक दिस लैब वर्कबुक, इसमें थ्योरी ऑलमोस्ट आपको नेग्लिजिबल मिलेगी, इसमें प्योरली लैब्स फोकस्ड रहेगा। और देखो इससे होता क्या है, वंस यू वैलिडेट द थ्योरी ना, जैसे आप सपोज करो इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू आर मोर कॉन्फिडेंट। मतलब जब कोई पूछता है कि आर यू श्योर ये ऐसा होता है, तो अगर आपने देख रखा होता है तो यू आर 100% श्योर नहीं। और प्लस एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि इफ यू डू लैब तो चीजें मेमोराइज भी हो जाती हैं, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ लाइक एन इवेंट जो आपके साथ हो रहा है ना, तो एक मेमोरी वैसे बन जाती है अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिमेम्बरिंग एंड मेमोराइजिंग द डेफिनेशंस। तो लैब करना एज मच एज पॉसिबल। इनफैक्ट कोई एक प्रैक्टिकल करने का काम आप अगर एक बार करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार क्या करोगे आप, या तो आप वीडियो चलाओगे या आप लैब वर्कबुक खोलोगे, जो कुछ मैंने किया होगा आप वहां से देखते चलोगे और टाइप करते चलोगे या करते चलोगे और सोचोगे हो गया। तो मल्टीपल टाइम्स करना है ये। अब आप पे है, आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, बट एक बार में बहुत खुश मत हो जाना कि हाँ हो गया, फिर नहीं होगा काम। ऑल दिस जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको लगे यार क्यों फालतू फंड की बातें हैं वो वगैरह, बट दीज आर थिंग्स जो हो सकता है बाद में आप बोलो पहले बोलना चाहिए था। तो मेरे एंड से मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये सब हो तो बेटर है। तो नोट्स हैंड आउट लिखना नहीं है आपको, वो बना बनाया मिल रहा है मटेरियल आपको, कस्टमाइज इट। लैब वर्कबुक प्योरली लैब्स ओरिएंटेड फोकस्ड है। या हम लैब्स करने का मतलब करते क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अभी हम लैब आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, कुछ क्लासेस छोड़ के विल अंडरस्टैंड अ फ्यू फंडामेंटल्स बिफोर वी डू एनी लैब।
होता ऐसा है यहाँ पे, जैसे आपके पास नेटवर्क में बेसिकली डिवाइसेस होते हैं अलग अलग। देयर इज राउटर। जैसे आप लैपटॉप चलाते हो तो लैपटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। विंडोज चलाते हो। अब मोस्ट आप में से जितने लोग होंगे उन्होंने लैपटॉप चलाना फॉर्मल वे में कहीं से नहीं सीखा होगा, कि कहीं क्लास लगाई थी जी मैंने, फिर मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा था। ऐसे कम लोग होंगे। राइट। आपने कैसे सीखा था उसको? पंगे ले लेके सीख लिया था। राइट, मतलब चलाया, कभी कुछ खराब हुआ, फिर किसी भैया ने बताया भाई ऐसे नहीं करते वैसे करते हैं, ये वो करके आपने चला चला के सीखा है। राइट। और ठीक ठाक चला लेते होंगे, आई एम एज्यूमिंग कि आप सारे लोगों को यहाँ बेसिक आईटी लिटरेसी है। मैं यहाँ क्या नहीं बताऊंगा आपको, व्हाट इज अ कंप्यूटर, सीपीयू, रैम, ये सब क्या होता है, ये सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इंटरनेट आपने चला रखा है। मुश्किल ही कम कम लोग मिलते हैं वैसे आजकल जिसने नहीं चला रखा हो। तो एज एन एंड यूजर आपने चला रखा हो, बिकॉज विल टेक दोज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट हियर। तो जैसे राउटर है, राउटर का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिवाइस है, व्हाट इज अ राउटर वगैरह बाद में बात करेंगे। डिवाइस है एक, इस डिवाइस का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे सिस्को के जो राउटर होते हैं उनमें आईओएस होता है। आईओएस इज इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल आईफोन आईओएस वाला नहीं है। तो सिस्को आईओएस बहुत पहले से बना रहा है, एप्पल वाले बाद में से बना रहे हैं। वो अलग कहानी है, ठीक है, वो अलग अलग ओएस है। ये इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, राउटर वाला। अब आपने एज अ नेटवर्क इंजीनियर करना क्या होता है, आपने डिवाइसेस का एक्सेस लेना होता है। जैसे सपोज करो मैं आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला एक बंदा कहीं हायर करूं, तो आप क्या चलाओगे? आप अल्टीमेटली कंप्यूटर चलाओगे। राइट, मान लो कंप्यूटर से बैठ के आप मशीन्स ऑपरेट करते हो हमारी फैक्ट्री में। तो वैसे ही यहां क्या होगा, आप राउटर के साथ इंटरेक्ट करोगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी या बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, कस्टमर। आप कुछ कुछ चीजें ट्वीक करोगे इन डिवाइसेस पे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमिलियर होने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी? यहां आप आदत है आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करने की, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। तो मोस्ट पीपल आर नॉट सो यूज टू, बट इफ यू स्पेंड इनफ टाइम बाद में आपको लगेगा यार इतना मुश्किल नहीं था। बट कितनी तकलीफ होने वाली है, उतनी तकलीफ होने वाली है जैसे आपने जब पहली बार कंप्यूटर चलाया था तो अजीब लग रहा था कि ये क्या होता है, माउस टच पैड ऐसे थोड़ा। फिर किसी ने बताया अच्छा कट कॉपी पेस्ट भी होता है। तो धीरे धीरे वो चीजें आसान हो गई ना। नाउ इट इज बिकम काइंड ऑफ, सोते सोते भी कोई उठाए भाई ये कर देना, जो आपको आता है ऑलरेडी, तो आप कर दोगे। वैसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा। और इसीलिए एक्चुअली आपको लैब करनी भी है, बिकॉज द मोर you do labs, the more you perform these tasks and things on the router, आप इससे फेमिलियर हो जाओगे। जैसे आपका विंडोज खत्म नहीं हुआ है, किसी का कोई ऐसा हो यहाँ बता देना मेरे को, जो बोले मेरे को विंडोज सारा आता है। नहीं आता। वैसे ही सीसीएन ने खत्म करके भी आईओएस सारा खत्म नहीं होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एम इस चीज का करने की हमें जरूरत भी नहीं है। हमारा एम क्या है, जो हमारे लेवल पे चीजें सीखनी है वो हम सीख लेंगे। बट आगे चल के ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग सी रहने वाली है। जब तक आप राउटर स्विचेस के साथ खेलते रहोगे कुछ ना कुछ आप हर दिन सीखोगे। जैसे कुछ अटकता है तो आप आज भी गूगल सर्च करते हो, तो कभी कभार आप हो सकता है गूगल सर्च भी कर रहे हो या किसी और से पूछ रहे हो। सो नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, इन डिवाइसेस का एक्सेस लेता है और इन डिवाइसेस पे कमांड्स चला के, या कुछ में ग्राफिकल इंटरफेस भी होते हैं, मतलब यहाँ जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं ऐसे जिनका आप वेब पेज के थ्रू एक्सेस खोल सकते हो, वहां क्लिक एंड ड्रॉप डाउन मेनूज वगैरह, टेक्स्ट, इस तरह के भी ऑप्शंस होते हैं। तो नोट्स हैंड आउट है, लैब वर्कबुक है, डिवाइसेस क्यों करने हैं, क्या करने हैं, थोड़ा कुछ आइडिया आया होगा। क्योंकि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको असल में ये याद रखनी पड़ेंगी कमांड्स। हेल्प वगैरह है उसमें, बट बार बार करके वो याद हो जाती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने एक कमांड गाइड बना रखी है। कमांड गाइड सिंपल ऐसी बुक है, उसमें कमांड लिखी है, क्यों चलाते हैं ये लिखा है, ये कमांड है ये क्यों चलाते हैं, ये कमांड है ये क्यों चलाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो सीसीएनए में यूज होने वाली सारी कमांड्स हैं वो यहाँ कमांड गाइड में दे रखी हैं। ये सारी चीजें जो आपको दी
जा रही है ना यहाँ पे, ये सारी अलग अलग टाइम पे किसी किसी इंसान के दिमाग में ख्याल आया है, मतलब ट्रेनर यहाँ पे हमारे जो हैं, कि ये होता अगर मेरी ट्रेनिंग के टाइम तो अच्छा होता वगैरह टाइप से। ये सारी वैसे ही बनी हुई चीजें हैं। तो कोई यूजलेस चीज आपको नहीं दी जा रही है, कोशिश करना है इनको मिट्टी ना खिलाओ, आप बस साइड में कहीं रख के एक्टिवली यूज दीज टूल्स सो दैट आपकी लर्निंग अच्छी रहे। कुछ और चीजें भी हैं, जैसे एक आपको आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग की वर्कबुक मिलेगी। एक टॉपिक आता है यहाँ पे सबनेटिंग का, 4-5 दिन बाद, हम 2-3-4 दिन बाद, 5 दिन पहुंच पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा मास्टर करना जरूरी है, आप कह लो मैंडेटरी है। क्यों? अगर आपको ये मास्टरी नहीं है तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कौन सा नेटवर्क कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, कौन सा आईपी किस डिवाइस को दिया जा सकता है, कौन सा नहीं दिया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई इंजीनियर नेटवर्क वाला बंदा बने तो क्या ही संभालेगा वो। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये वाला टॉपिक आपको मास्टर करना ही करना है। हम टाइम लगाएंगे इस पे, लगभग 3-4 दिन, 2-2 घंटा लगाएंगे इस पे। बट ये ना चीज ऐसी है कि वंस आई मेक यू अंडरस्टैंड इट, उसके बाद ना प्रैक्टिस चाहिए। काइंड ऑफ लाइक जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, तो मैं ये कह रहा था जैसे सफिशिएंट आप आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो जैसे ये सेकंड नेचर आपके हो जाएगा। जैसे आपको 4 और 3 7 होता है ये पता है ना, ये आप गिनने नहीं बैठते हो उंगलियों में, ना किसी और डंडे बनाने बैठते हो। वैसे ही सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के बाद ना आप बोलोगे कि ये वाला नेटवर्क है, इसमें ये आईपी एड्रेस है, इसमें ये आईपी एड्रेस नहीं है, या इस तरह का। जब तक आपको वो प्रैक्टिस ना हो जाए वैसी, कि बस देख के आप बता सको, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें यूजुअली खुद की प्रैक्टिस के 2-4-6 घंटे लग जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्लास टाइम। आपकी मर्जी है, आप जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। ये मैं रिमाइंड तब भी कराऊंगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टूल कब कब यूज करने हैं। जब हम आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग के टॉपिक पे पहुंचने वाले होंगे, जो क्लास में लोग हैं वो अपने साथ ये वर्कबुक ले आना। ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो, मैं वैसे एक दिन पहले आपको याद दिला दूंगा, बट ये पतली सी किताब है, ये आप रख भी सकते हो अपने साथ। ये ऑलमोस्ट जब हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमें चाहिए होगा। बाकी दिनों आप पेन पेंसिल पेपर हाथ में रखो नहीं रखो, बैग लेके आओ नहीं लेके आओ, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस दिन क्योंकि करना पड़ेगा, तो इस दिन खाली हाथ मत आना। आई थिंक कुछ एक दो छोटी और चीजें भी हैं, मैं वही बता देता हूँ। सीसीएनए में व्हाट टू एक्सपेक्ट कंटेंट वाइज। तो अगर हम गूगल सर्च करें सीसीएनए, तो ये सिस्को वेबसाइट का लिंक आ जाता है। लेट्स ओपन दैट। अगर आप यहाँ देखोगे एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग, मतलब मोटे मोटे टॉपिक्स वैसे आपके ये हैं, फंडामेंटल्स, आईपी सर्विसेज, सर्विस सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ऑटोमेशन। कोई फॉर्मल प्रेरिक्विजिट नहीं चाहिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस लोगों के होते हुए, मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीए किया है, आपने कुछ भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इंटरनेट यूज किया होना चाहिए, बेसिक आईटी लिटरेसी है। वील स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो आपने कौन सी डिग्री की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक बार मेरे पास जो सबसे कम यू कैन से एज ग्रुप वाला एक स्टूडेंट रहा है, वो 10th लड़की ने एग्जाम दिए थे, और अभी वो होता है ना रिजल्ट आने में थोड़े दिन थे, तो चलो क्या करते हैं सीसीएनए कर लेते हैं जाके। वो थोड़ा कुछ ज्यादा जल्दी था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 10th एग्जाम दिए हुए कोई बंदा आके क्लास में समझ सकता है कहानी, तो आपको इतना तो टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने आर्ट्स रखा था, नहीं मैंने कॉमर्स रखा था, ये वो ऐसा कुछ लेना देना इसका उसके साथ नहीं है। सो यहाँ आप देखोगे एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग का ऑप्शन है। ये बोलते हैं नाउ अवेलेबल 200-300 CCNA। दिस इज द एग्जाम कोड एक्चुअली। अगर आप सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का एग्जाम देना चाहो, तो ये उसका एग्जाम कोड है। ये बोल रहे हैं सीसीएनए वर्जन 1.1। रिसेंटली इन्होंने कुछ थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस किए, ज्यादा नहीं है। 20th अगस्त से जो नया एग्जाम हो रहा है उसके हिसाब से होगा। तो 5-6 दिन हुए जब से वो नया एग्जाम कंडक्ट होगा। उसमें इतना मेजर कोई चेंजेस नहीं है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ क्या है क्या नहीं है। मैं ओपन अ पीडीएफ। तो वैसे आप यहाँ पे भी
अगर जाके देखोगे ना व्यू सीसीएनए एग्जाम डिटेल्स पे, तो आपको यहाँ एग्जाम का ओवरव्यू मिल जाएगा। और यहाँ रिव्यू एग्जाम टॉपिक्स देखोगे तो आपको एग्जाम टॉपिक्स दिख जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ा होना चाहिए। ये डिटेल्ड है, मैं इनके नाम ले लेके आपको तंग नहीं करूंगा। बट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो अगर डाउनलोड करोगे तो ये ऐसा खुल जाना चाहिए। तो थ्रू आउट सीसीएनए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। अगर ये टॉपिक्स कवर नहीं हुए तो हमने कुछ मिस कर दिया। अगर मिस करना ही होता तो फिर हम आपको ये बताते नहीं, क्योंकि सीसीएनए ना, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, तो सिस्को कंटेक्ट डिसाइड करेगा, ना कि ट्रेनर। सो बदला क्या है, जैसे मैं आपको दिखा दूं। ये वर्जन 1.0 वाला कंटेंट है। माइनर चेंजेस किए हैं इन्होंने, वर्जन 1.1 वाला ये है। अगर आप हेड टू हेड इसको कंपेयर करोगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहां इन्होंने कुछ ऐड किया है। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये वाला जो आपको हाईलाइटेड सा पार्ट सा दिख रहा है एक, ये टॉपिक ऐड हुआ है, वो हमने भी इंक्लूड कर दिया है। कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ाते हुए ही चल रहे थे। बीपीडी युगाड़ नहीं था, हम बीपीडी युगाड़ ऑलरेडी पढ़ाते थे। क्यों पढ़ाते थे? कहानी कनेक्ट नहीं होती नहीं तो। देखो, पढ़ाने वाले को वो भी देखना होता है कि अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, अगर ए और बी के बीच में कुछ बताना पड़ेगा बताने के लिए, ताकि समझ में आए, तो वो बताना ही पड़ेगा क्लास में, चाहे कोई सिलेबस में डाले उसको ना डाले। तो बीपीडी गार्ड वैसी ही कहानी थी, इसलिए हम यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड करके चलते थे। अच्छा हुआ इन्होंने भी डाल दिया। तो थोड़ा सा हम कुछ कुछ जगहों पे सीसीएनए की बाउंड्री पार कर जाएंगे या टच कर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इधर उधर जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए घूम फिर के थोड़ा एक्स्ट्रा भी चले जाएंगे। बट मेजर चेंजेस नहीं है। अगर आप देखोगे, ये थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं इनके, जैसे ये सीएनए के वर्जन 1.0 में दिखाया है लेफ्ट साइड, राइट साइड 1.1 में दिखाया है। ये कंटेंट हम कवर कर लेंगे। ये हम ऑलरेडी क्लाउड मैनेज्ड डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करते थे। डिस्क्राइब है, वो चाहते हैं कि पता हो कि क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट भी होती है नेटवर्क डिवाइसेस की। तो वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस करते थे कई चीजें। तो बाकी आजकल सबको शौक हो गया है एआई 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 लिखने का, सिस्को वाले भी आ गए हैं, एआई लिखना चाहिए, है ना। डिग्री बनाने वाले भी बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल, मतलब ये तो बिल्कुल सबसे फर्जी लगता है मेरे को। क्यों? इफ यू लुक एट दिस, डाला गया है, इन्होंने डाला है, बंदे को ये बता दो चैट जीपीटी क्या होता है। तो आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा चैट जीपीटी क्या होता है। वो सीसीएनए का कोर्स करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। बट वो विद रिस्पेक्ट टू ऐसे लिया हुआ कि भाई देखो, चैट जीपीटी से आप नेटवर्किंग के सवाल भी पूछ सकते हो, या कुछ और काम में ला सकते हो उसको। तो वो एक्सप्लेन करना है, वो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन वैसे खुद भी आप एक्सप्लोर करोगे बाद में तो समझ में आ जाएगा। वो होता है ना, बज़वर्ड होता है ना एक, फिर सारे इस्तेमाल करना शुरू कर दो, एआई ऑटोमेशन ये वो, कि लगना चाहिए हम भी लेटेस्ट हैं। कुछ थोड़ा सा यहाँ है। और ये इन्होंने देखोगे यहाँ पे पपेट और शेफ होते थे, ये ऑटोमेशन के टूल्स थे। सिस्को नहीं बनाता था, बट ये नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए भी यूज होते थे, ये इन्होंने हटा दिया। इसकी जगह टेराफॉर्म का डिस्कशन डाल दिया थोड़ा सा, कि टेराफॉर्म क्या होता है। एनसिबल वहीं का वहीं है, पहले भी हम पढ़ाते थे। तो दिस इज द चेंज, ओके। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो, नया सीसीएनए पढ़ाओगे क्या? इतना कुछ नया नहीं है। देखोगे कितनी चीजें, अगर इतने बड़े एग्जाम टॉपिक की लिस्ट में आपको ये चार पांच चीजें दिखें, तो इट्स नॉट मेजर। तो एग्जाम टॉपिक समझ में आ गए। एग्जाम देना कोई जरूरी नहीं है, बट हम ट्रेनिंग ऐसे ही करेंगे कि अगर आप में से किसी को एग्जाम भी देना हो तो उसको कुछ अलग से इनपुट्स रिक्वायर्ड नहीं होंगे। आप में से अगर कोई एग्जाम भी देना चाहे सिस्को का, सीसीएनए का, तो दे सकता है जस्ट आफ्टर दिस ट्रेनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, ABCD, चार ऑप्शन है, उनमें से हो सकता है एक राइट हो या दो राइट आंसर्स हो। वो वहां लिखा होता है, क्वेश्चन जब लिखा होगा उसमें लिखा होगा चूज टू या चूज थ्री। ऐसा नहीं होता कि आपको चुनना है। ट्रू फॉल्स होते हैं, कोई स्टेटमेंट दी होगी, फैक्ट ट्रू है फॉल्स है, इजी क्वेश्चन। देन कुछ जगहों पे आपको कोई आउटपुट दी हुई होगी, जैसे हम राउटर की कोई आउटपुट निकाल के कमांड लाइन वाली दिखा रहे हैं क्वेश्चन, और उसके बेसिस पे कोई ऑप्शन आपको चूज करना है। ये वाले थोड़े से टफ हो जाते हैं कंपेयर्ड टू
दोज रेगुलर एमसीक्यू। क्यों? यहाँ एक्चुअली वो चेक ये करना चाह रहे हैं कि आपने लैब भी की है, कुछ किया भी है डिवाइस पे, या बस ऐसे ही रट्टा रट्टा मार के आ गए हो। तो इसलिए लैब करना आपका जरूरी भी है अगर आप एग्जाम भी निकालना चाहो तो। एग्जाम वैसा नहीं होता है यहाँ जैसा आप कॉलेज वॉलेज वाला देते हो, सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन नहीं है। जो ज्यादा मुश्किल वाला पार्ट है सीसीएनए एग्जाम का, वो ये होता है कि असल में सिमुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सिमुलेशन के क्वेश्चंस मतलब, जैसे एक डायग्राम बना हुआ होगा, यहाँ एक राउटर लगा है, यहाँ एक स्विच लगा है, यहाँ ऐसे डिवाइस लगा है वगैरह वगैरह, और उन्होंने कुछ बोला होगा कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, टास्क लिखा है नेटवर्किंग का। व्हेन यू क्लिक ऑन द राउटर, आपको इसका सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, उस पर कमांड डाल के आपको कुछ करना पड़ेगा ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये यहाँ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपकी नॉलेज है डिवाइस की नहीं है, ये सब पता लग जाता है कितने पानी में हो। और डिपेंड्स ऑन योर लक, हो सकता दो क्वेश्चन हो ऐसे, हो सकता तीन क्वेश्चन हो, दो तो पक्के ही मान के चलो। 1000 पॉइंट्स का एग्जाम होता है, और अगर हम तीन माने तो कई बार ये 150 150 भी होते हैं, बट अगर दो मान के चलें तो ये एक क्वेश्चन 200 पॉइंट्स का होता है। जो ये ट्रू फॉल्स वाले या एबीसीडी वाले क्वेश्चन होते हैं वो 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट वो लिखे होते हैं, हर क्वेश्चन के साथ पॉइंट्स कितने हैं उसके। प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको बैठ के, वो इतना नहीं है कि आप एग्जाम से निकलोगे और फिर आप डिसाइड करोगे, सोचोगे मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। वो मुंह पे बता देते हैं साथ में, फिनिश बटन दबाते ही पास हो गए फेल हो गए, तो सस्पेंस नहीं होता इधर कि आप बाहर निकलो फिर सोचो कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। वो साथ में सारे क्वेश्चन दबा के जैसे ही आप फिनिश बटन दबाओगे, वो या तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाएगा, या आ जाएगा गेम ओवर। मतलब गेम ओवर तो नहीं लिखा होगा, बट यू गेट द पॉइंट। तो क्वेश्चंस जो सिमुलेशन वाले हैं वो आपके 200 पॉइंट्स के, 200 पॉइंट्स के जो आपके सिमुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनमें से एक भी गया तो आप पक्के ही फेल हो सीसीएनए के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि 1000 में से आपको अराउंड 825 प्लस स्कोर करना होता है। 33 पे, 50 पे, 60 पे यहाँ पास नहीं होता है। सो यू कैन ऑल्सो जज फ्रॉम दिस थिंग कि दे वांट दैट सीसीएनए कौन होना चाहिए, जो उसमें मतलब 80% प्लस वाला तो बंदा हो ना। मतलब आपने अभी तक जो मर्जी पढ़ा हो, जैसा मर्जी पढ़ा हो, आप एवरेज रहे हो, बिलो एवरेज रहे हो, नेटवर्किंग में तो आप अबव एवरेज स्टूडेंट रहोगे, तभी आप नेटवर्किंग में करियर बनाने चाहिए, ऐसा सिस्को का मानना है। तो इसलिए ठीक ठाक आपको स्कोर करना पड़ेगा। और आप सिमुलेशन को बाय बाय कर दोगे तो इवन इफ यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस राइट, यू आर स्टिल फेल इन द एग्जाम, है ना? क्योंकि 200 गया ना, 800 पे पहुंच गए। अब आप 800 में से ले आओ जितने लाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस ये अवेयर करवा रहा हूँ कि कहीं आप बाद में मेरे को बोलो कि मैं ऐसे कर लेता अगर एग्जाम आप बोलते ऐसे ऐसे होता है वगैरह। तो एग्जाम कैसे होता है मैं आपको वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एग्जाम देना कोई जरूरी नहीं है, आप में से मैक्सिमम लोगों को मेरे हिसाब से एग्जाम देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इंडिया में बगैर एग्जाम दिए नौकरियां लग जाती हैं, और एग्जाम सस्ता नहीं है। तो अनटिल अनलेस कोई आउटपुट हो ना, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए ना कोई। हाँ जी। देखो आई मेरिटा का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग अटेंड करके। अगर आपको सिस्को का सर्टिफिकेट चाहिए तो सिस्को वाले लेंगे एग्जाम फीस, फिर आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी होता है लोगों का, एग्जाम कब होता है, डेट आप डिसाइड करते हो, वो नहीं डिसाइड करते। जस्ट लाइक बुकिंग अ मूवी टिकट। हाँ जी। तो दोबारा दे सकते हो, फेल हो जाओगे, सारी एग्जाम फीस दोबारा लगेगी आपकी, सीसीएनए की, जीएसटी भी लगेगा वैसे। देखो लैब, हम तो यहाँ डिवाइसेस भी हैं उन पे भी करेंगे। मैं जो आपसे लैब की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम की लैब की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में कोई डिवाइस नहीं होंगे वहाँ, सब कुछ एक स्क्रीन पे होगा, वहाँ डायग्राम होगा, यू क्लिक ऑन द राउटर, राउटर का एक्सेस खुलेगा, वहाँ आप चीजें करोगे। तो ये एग्जाम की बात है। यहाँ तो हम डिवाइसेस भी हैं, बट डिवाइसेस वहाँ लैब में नहीं मिलेंगे। वहाँ आपको वर्चुअल ही एनवायरनमेंट, वो एक सिमुलेशन
मिलेगा जिसमें टास्क करने होंगे। ओके। मान लो आज आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते, हो सकता कभी दो, तो अपनी तैयारी ऐसी रखना कि आप इसमें मास्टरी करोगे, कि जैसे मेरे को सच में ये एग्जाम क्लियर करना है। टू फर्दर स्पेसिफाई कि एग्जाम कैसे बुक होता है, इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप जब सीसीएनए खोलोगे, यहाँ पे एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग में जाओगे, यहाँ व्यू सीसीएनए एग्जाम डिटेल्स करते हो, तो ये पेज खुल के सामने आता है। आई अगेन शो, सीसीएनए सर्च किया आपने, यहाँ गए एग्जाम्स एंड ट्रेनिंग पे, देन देखोगे $300 का एग्जाम है। तो फेल कोई नहीं लगना होना चाहता है इसमें, है ना। प्लस जीएसटी है 18%। बहुत दुख होता है देते हुए। होगा ना, देखो टैक्स डॉलर में देते हुए ज्यादा दुख होगा। आईएनआर में कमाओ, डॉलर में टैक्स तो यू कैन क्लिक शेड्यूल एन एग्जाम ऑन दिस। आपको एक अकाउंट लॉगिन करने को बोलेगा ये। मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करके आपको अभी दिखा दूंगा यहाँ पे चीजें। बट मेक श्योर कि आप क्या करो, यहाँ जब अकाउंट बनाओ, जब भी सिस्को का अकाउंट बनाओ, उसमें प्रॉपर प्रॉपर डिटेल्स भरना। प्रॉपर प्रॉपर डिटेल्स इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि प्रॉपर आपका जो लीगल गवर्नमेंट आईडी बेस्ड नेम है, एड्रेस है, ये सब प्रॉपर भरना। क्यों? जैसे आप सर्टिफिकेट या कोई कल को वो चीज आपके पास आएगी एड्रेस पे, तो वो उस हिसाब से कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगी। प्लस आप अगर यहाँ अर्जी फर्जी अकाउंट बना देते हो और गलती से आपने उसी के थ्रू एग्जाम भी बुक मार दिया कल को, तो वो फिर बोलेंगे कि यही नाम वाला बंदा आप लाओ, गवर्नमेंट आईडी पे लिखा हुआ। तो सपोज करते हैं मैंने यहाँ डाल दिया फर्स्ट नेम सुधांशु, लास्ट नेम कुछ और, ठीक है, कुछ भी ऐसे, डीजे रॉक्स, तो वो बोलेंगे लाओ अब सुधांशु रॉक्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा हुआ गवर्नमेंट आईडी, वो मिलेगा नहीं आप। तो जैसे आप ईमेल आईडी साइन अप करते वक्त या सोशल मीडिया पे कुछ भी कर देते हो, ऐसे अकाउंट मत बनाना। अकाउंट ऐसे ही बनाना जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कि सारा प्रॉपर प्रॉपर नाम। आई विल पुट माई ईमेल आईडी एंड लॉग इन। तो ये लॉग इन हो गया, ये मेरे से पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन, कहाँ काम करते हो वगैरह वगैरह। ये शायद काफी देर बाद लॉग इन कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा है, लेट मी जस्ट डबल चेक। खैर, जब आप लॉग इन कर लोगे, ये अपडेट कर दिया मैंने, बस सेव कर दिया, वो बार बार पूछते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम दिख जाएंगे, जैसे मैंने कौन से एग्जाम पास किए हैं, कभी कौन से एक्सपायर्ड हैं वो भी दिखा रहा है आपको, अलग अलग क्रेडेंशियल एक्सपायर्ड वगैरह। अम, वैसे मैंने सीसीआई दिया है, जस्ट टू बी क्लियर। एक बार दिया था फेल हुआ था, दूसरी बार दिया था पास हुआ था। सीसीआई का एग्जाम फेल होना और दुख भरी बात होती है, क्योंकि फीस ज्यादा होती है। ओके। तो आप मान के चलो, जब 1 लाख रुपए बर्बाद हो जाए किसी के, तो हफ्ता एक बहुत बुरा लगता है। बाद में कहते हैं ठीक है अब जिंदगी है, क्या करेंगे, जीना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई स्कॉलरशिप वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है इनका। एग्जाम देना है आपको, फीस देनी पड़ेगी। आपके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो स्पॉन्सर कर देते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम को, डिपेंड्स ऑन उन्हें रिक्वायरमेंट कितनी है उस चीज की। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वन मोर थिंग। देखो, अब मान लो जैसे अगर हम करंट सीसीआई एग्जाम फीस देखें, तो दैट $1,600 प्लस जीएसटी। साथ में आप एक आध ट्रेनिंग अटेंड करोगे, एग्जाम एग्जाम दोगे, तो मान के चलो 1.5 2 लाख रुपए खर्च देते हो आप इस पे, मोटा मोटा। खाना पीना ट्रैवलिंग, क्योंकि जैसे सीसीआई का एग्जाम होता है वो आपको सिस्को के ही एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ता है। मतलब जैसे इंडिया में बैंगलोर में होता है सिस्को के ऑफिस में, तो उस दिन आप सिस्को के बैंगलोर ऑफिस ही जाते हो ना, दूर घर बैठ के कुछ नहीं होता है इसमें। तो आप सिस्को बैंगलोर ऑफिस ही जाते हो, सुबह से लेके शाम तक वहीं होते हो, लंच भी वही देंगे, बीच में ब्रेक होती है, 8 घंटे का एग्जाम होता है, इसलिए थोड़ा तकलीफ भरा होता है।
क्योंकि 4 घंटे बाद वो आपको लंच देंगे, खाओ। किसका मन करता है यार एग्जाम के बीच में लंच खाने का? है कोई इंसान ऐसा? बट आप खाओगे उसको, क्योंकि उस टाइम पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं लंच नहीं कर रहा, मेरे को करने दो। बाहर तो आना ही पड़ेगा। तो अगर आप पास हो जाते हो तो इट्स वेरी गुड। फेल हो जाते हो तो इट बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव लंच यू विल एवर हैव। यू अंडरस्टैंड व्हाई, है ना? इतना एक्सपेंसिव बर्गर मैंने नहीं खाया। बस $1,500, तब जीएसटी नहीं होता था, शुक्र है। तो $1,500 का बर्गर खा के आया था मैं। ऐसा मैं मजाक करता था, और मजाक ही कर सकते थे, और क्या कर सकते थे? फेल हो जाओ फिर यही करेंगे। तो ये रही बात सीसीआई की। सीसीएनए, सीसीएनपी, 3 लेवल्स हैं बेसिकली, और अलग अलग डोमेन्स हैं, वो भी बताता हूँ आपको। सीसीएनए इज द एंट्री लेवल, देन देर इज सीसीएनपी, देन देर इज सीसीआई। सीसीआई का एग्जाम काफी टफ मानते हैं, क्यों आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। मैंने तो नहीं सुना कोई 8 घंटे का और एग्जाम होता हुआ अभी तक। ढूंढ रहा हूं मैं अभी, अगर कोई और मिले। सो एग्जाम आप इसमें बुक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर आप शेड्यूल पे जाओगे, शेड्यूल एन एग्जाम करोगे, तो ये आपको पूछेगा यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम हैं। तो यू कैन क्लिक ऑन दिस शेड्यूल एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई मैं इन पर्सन टेस्ट सेंटर पे देना चाहता हूँ। बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े सिटीज में आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे। मतलब कोई बहुत ज्यादा छोटी सिटी होगी तो वहां ही चांसेस हैं कि आपको ना मिले, फिर किसी आसपास की सिटी पे ट्रैवल करना पड़े। बट टेस्ट सेंटर में मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। वैसे आई डोंट रिकमेंड सीसीएनए। आप पहली बार अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम देने लगे हो, ऑनलाइन दो। मैं अब ऑनलाइन ही देता हूँ जब देता हूँ कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम। रीजन बीइंग, अब मेरे को एंग्जाइटी नहीं होती है। देखो, मतलब एग्जाम एंग्जाइटी नहीं होती है, हार्ट बीट फास्ट नहीं होती है, एग्जाम की परेशानी, हाथ पैर फूलना, वो पसीने आना, ये सब नहीं होता है अब। फेल होके भी देख लिया है, पास होके भी देख लिया है। अब खास खुशी भी नहीं होती सर्टिफिकेशन एग्जाम दे के वैसे। पहले पहले ज्यादा होती। तो मैं अगर ऑनलाइन दूं तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं होगी। बट आप अगर ऑनलाइन दो, आप वैसे ही परेशान हो, पहली बार देख रहे हो, तो उसमें अगर कोई इंसान मिले किसी टेस्ट सेंटर पे तो थोड़ा सुकून हो जाता है। समझ गए ना? ऐसे आपको कोई दिख नहीं रहा वेब कैम से, आपको देख रहा है कोई। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? वो थोड़ा अजीब हो जाता है कि मैं पूछूं, क्या पूछूं, किसको पूछूं, कैसे पूछूं। मैं ही अकेला बैठा हूं इस कमरे में, खुद ही अपने कमरे में एग्जाम देने। बाकी कोई जुगाड़ लगा के आप पास वास वाला वो मत सोचना कि मैं दूसरी तरफ अपने दोस्त को बिठाऊंगा, वो मेरे को जवाब बताएगा वगैरह। वो सारा चेक वेक करवाते हैं, ठीक है? और उनको कुछ गड़बड़ घोटाला लगे, माइक का एक्सेस उन्होंने ले रखा होगा, वेबकैम का एक्सेस उन्होंने ले रखा होगा, अगर उनको ज्यादा गड़बड़ घोटाला कुछ लगेगा तो वो एग्जाम बंद कर देंगे, $300 तो गए भाड़ में। तो जुगाड़ में मत लगना ये वाले कि दोस्त लगा के हम कुछ वो कॉलेज एग्जाम जैसा कुछ करेंगे। दूसरा, एट द सेम टाइम क्या होगा, आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देंगे एग्जाम के लिए। तो फिर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम देने लायक भी नहीं रहोगे। गवर्नमेंट आईडी भी लेते ही हैं वो, तो उनको लीगल नेम वेम भी सब पता ही है। अब फिर इतना मुश्किल काम तो नहीं करना चाहोगे ना कि आप सर्टिफिकेशन एग्जाम देने के लिए अपना नाम बदलो। तो इसलिए जुगाड़ में मत लगना किसी। देन इन पर्सन एट अ टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट करोगे, अगर वो बताते हैं आपको फोटो आईडी चाहिए, पर्सनल आइटम्स क्या ला सकते हो। जैसे किसी को एज्मा हो तो वो अपना इनहेलर रख सकता है साथ, चश्मा रख सकते हो। तो वो उन्होंने लिस्ट रखी हुई है कि भैया ये वाली लिस्ट है जो चीज आप ला सकते हो। घड़ी नहीं ला सकते, एनालॉग हो डिजिटल हो जो मर्जी हो। मैंने तो कई बार देखा है ऑर्नामेंट्स भी उतरवा ही देते हैं, तो कड़ा वड़ा या कोई बैंगल वैंगल पहन के गोल्ड वोल्ड वाली मत जाना फालतू में। वे नहीं, ये टेस्ट सेंटर की बात कर। ऑनलाइन में तो वैसे ही मैं रिकमेंड नहीं कर रहा ना, क्योंकि आप उतना फेमिलियर नहीं हो। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताता हूँ क्यों मैं टेस्ट सेंटर बोल रहा हूँ। क्या होता है कि ना, जैसे मैं आपसे कह रहा था सबनेटिंग या कई और चीजें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आप ना एक पेन पेपर लेके स्क्रिबल करके समझना चाहोगे, यहाँ से ऐसे जाएगा वो हो जाएगा, टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली।
या सबनेटिंग कुछ प्रैक्टिस वाला कुछ इधर उधर कुछ खचड़ पचड़ करना पड़े। इफ यू आर गिविंग द एग्जाम ऑनलाइन, वो स्क्रिबल आप नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते मैंने खाली शीटें रखी हैं मैं उस पर लिख रहा हूँ, नहीं चलेगा। वो सब आपको स्क्रीन पे करना पड़ेगा। स्क्रीन पे रफ पैड सा बना रखा होगा उन्होंने, बट वो और मुश्किल हो जाता है काम करना। समझ गए ना? तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑनलाइन एग्जाम दो, बिगिनिंग वाले बंदे, ठीक है। जो एक दो बार दे रखा हो एग्जाम, उसको परेशानी थोड़ी फिर कम होती है। तो आप टेस्ट सेंटर पे दो, नेक्स्ट दबाओगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह देख लेना। कोई शक रहे कि ये लेके जा सकते हैं वो लेके जा सकते हैं, वो आप देख सकते हो। इंग्लिश आप सिलेक्ट कर लोगे लैंग्वेज। वैसे नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को आधा घंटा फालतू में मिलता है। सो बेनिफिट ऑफ बीइंग इंडियन, डजेंट मैटर आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपको आधा घंटा फालतू मिलेगा। ये टर्म एंड कंडीशन दिखा रहे हैं कि अगर आप एक्सेप्ट नाउ बट रिफ्यूज टू सिट फॉर दिस एग्जाम, तो आपकी गई एग्जाम फीस वगैरह। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमने कौन सा अभी बुक करना है पूरा। नेक्स्ट। ये पॉलिसी बता रहा है, एडमिशन पॉलिसी, रीशेड्यूल पॉलिसी, कैंसलेशन पॉलिसी, एज रिक्वायरमेंट। इफ यू आर नॉट 18 तो आपको पेरेंट की कंसेंट का भी एक चिट्ठी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि आप एग्रीमेंट में नहीं जा सकते ना किसी के साथ, माइनर। एग्री। अब ये दिखा रहा है टेस्ट सेंटर, ठीक है, बेस्ड ऑन जो मेरे खाते में अकाउंट के यहाँ पे एड्रेस डला हुआ है, ऑफिस का ही एड्रेस डला हुआ है आई मेरिटा का। तो उसके हिसाब से दिखा रहा है कि भाई ये पास पास के टेस्ट सेंटर हैं। ये पुणे के इन एंड अराउंड वाले टेस्ट सेंटर दिखा रहा है। तो कोई भी टेस्ट सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको ठीक ठाक लगे। अगर कुछ बातचीत करनी हो, कंफर्म करना हो, टेस्ट सेंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो वहाँ उनके नंबर वगैरह दिख जाएंगे। ओके। टेस्ट सेंटर ने भी कुछ चीजें लिखी होंगी तो उन्होंने वहां पे लिखा होगा। जैसे ये देखो, इसने गूगल मैप की लोकेशन डाल रखी है अपनी, कमिंग फ्रॉम बानेर, एंटर बानेर बालेवाड़ी रोड वगैरह वगैरह, यहाँ से जाओ, इसकी जीरोक्स कॉपी लाना, उसकी ये लाना। तो इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई कंफर्मेशन करनी हो, कॉल नंबर वगैरह डायल कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट कर दिया मैंने। वंस यू हैव सिलेक्टेड द टेस्ट सेंटर यू कैन क्लिक नेक्स्ट। अब ये आपको बताएगा देखो ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं, अब बोलो कल देना है मेरे को एग्जाम। परेशानी है कि ये भी है, जितने एग्जाम मैक्सिमम आपने अभी तक दिए हैं उनमें डेडलाइन कोई और डिसाइड करता। तो इट वॉज इजी। अब ये डेडलाइन डिसाइड करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या मैं रेडी हो गया हूँ? समझ रहे हो ना, साइकोलॉजिकल एक बैरियर है कि हर दिन आपको लगता है नहीं, थोड़ा एक दिन और प्रिपरेशन कर लेते हैं, 2 दिन और सही। बट यू विल हैव टू सिलेक्ट एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो 12 आवर 24 आवर ये टाइम दिखा रहा है, कौन कौन से टाइम अवेलेबल हैं। यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ द टाइम, जो भी चाहिए हो आपको। बुक दिस अपॉइंटमेंट, तो इट्स जस्ट लाइक बुकिंग अ मूवी टिकट। द ओनली प्रॉब्लम इज देयर इज नो एंटरटेनमेंट, है ना। $300 दिखा रहा है ये, डॉलर है ये, ठीक है। 300 कहीं रुपए सोच लो आप। और वो थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस टेस्ट वेस्ट हाथ में बेचने का काम करने लग जाते हैं। ये सब आपको कुछ नहीं चाहिए कि ये भी डाल लो, वो अमेजन वाला ही काम की ना, यू विल लाइक दिस एज वेल। ओके। साथ में भारत सरकार के $54, $354 ये हो जाता है। फेल हो गए दोबारा से इतना ही खर्चा होगा। तो जब आप एक बार सर्टिफिकेशन एग्जाम देना शुरू कर देते हो, फिर आपको इस चीज का भी दुख होता है अगर रुपया वीक हो रहा हो कंपेयर टू डॉलर। जैसे खबर सुन रहे होते हैं ना आप, ओ रुपया वीक हो रहा है और पैसे देने पड़ेंगे। एंड रेस्ट इट इज प्रोसीड टू चेकआउट। पेमेंट वेमेंट आपको पता है कैसे करते हैं। ये इंटरनेशनल पेमेंट है तो दैट शुड बी एक्टिवेटेड ऑब्वियसली ऑन द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम कैसे बुक करते हैं क्लियर हो गया। एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। बाकी आई अगेन रिपीट, आप में से मैक्सिमम लोगों को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। नौकरियां मिल जाएंगी बिना एग्जाम दिए भी। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट? हाँ जी। नहीं, पहले ऐसा होता था कि आप सीसीएनपी देना चाहते थे तो सीसीएनए देना जरूरी होता था। बाद में इन्होंने ये प्रीरिक्विजिट्स वगैरह हटा दी हैं, आपका जो मना है वो डायरेक्ट एग्जाम दे सकते। नहीं, कोई एग्जाम
आपका मतलब वो उसके हिसाब से ही रहेगा सारा। लाइक सपोज सीसीएनपी देखें अगर हम, इसमें एक्चुअली डोमेन्स बहुत सारे हैं। मैं आपको वैसे ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा बता ही देता हूँ ये। जैसे cisco.com खोलोगे ना, तो इसमें सर्टिफिकेशंस पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ जैसे देखोगे अलग अलग डोमेन्स हैं। जैसे हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो आपका प्लेन सीसीएनए है। जैसे अगर मैं इसको खोल ही लेते हैं एक बार, हम जो देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं, ये वाला सीसीएनए। बट आप जैसे देखोगे ये एंट्री लेवल, वैसे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये सीसीएसटी का एग्जाम भी होता है एक, ये इससे भी थोड़ा आधा सीसीएन ऐसा मान लो आप, ऐसा होता है। बट इंडिया में लोग इसको पूछते नहीं है, मांगते नहीं है ये सर्टिफिकेशंस वगैरह। तो ये जो एंट्री लेवल वाली इन्होंने टेक्नीशियन सपोर्ट्स वाली डाल रखी हैं, ये उतनी वैलिड नहीं है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे सीसीएनए आप कर रहे हो, उसके बाद देखोगे सीसीएनपी कई सारे डोमेन्स हैं। कोलैबोरेशन इज रिलेटेड टू वॉइस ओवर आईपी, सिक्योरिटी है, फायरवॉल, वीपीएन, डेटा सेंटर की नेटवर्किंग क्वाइट डिफरेंट होती है कंपेयर टू ऑफिस नेटवर्किंग, सर्विस प्रोवाइडर की नेटवर्किंग है। ये सब डोमेन्स हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज कि आप कितना इन डेप्थ नॉलेज रखते हो। ये आप स्टार्टिंग में इसको चुन सकते हो किसी एक चीज को, ग्रेजुअली विद मोर एंड मोर एक्सपीरियंस। जो आपका क्वेश्चन है कि ये होता है कॉमनली, कौन सा डोमेन चुनूं, या दूसरे तरीके से लोग ये भी पूछते हैं पैसे किस में ज्यादा मिलते हैं, ऐसे भी पूछते हैं। नहीं, ये सब सिस्को के सर्टिफिकेशन है, किसी और के नहीं है। ओके। तो जो ये सीसीएनपी वाले आप देख रहे हो या सीसीएनए वाले देख रहे हो, देखो डोमेन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप असल में स्टार्टिंग में, अगर मैं रोड मैप वाइज बात करूं, सीसीएनए से आप स्टार्ट करते हो देखने को, आप बाद में सीसीएनपी देखोगे। जो एंटरप्राइज देख रहे हो आप, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर इज राउटर स्विचेस, ऑफिस की नेटवर्किंग वाला सारा मामला। दैट इज डिफरेंट कंपेयर टू डेटा सेंटर नेटवर्किंग। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर नेटवर्किंग में आप सर्वर्स बहुत सारे रखोगे, कोई एक डेटा सेंटर बना रहे हो, वहां पे बहुत सारे सर्वर्स लगाओगे। वहां एम्प्लॉयज इतने नहीं बैठेंगे जितने एम्प्लॉयज ऑफिस में बैठेंगे। तो ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है। ऐसे ही सिक्योरिटी का अलग डोमेन है, वॉइस ओवर आईपी है, सर्विस प्रोवाइडर की नेटवर्किंग में अलग थोड़े इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो उसकी अलग डोमेन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपके। क्योंकि ग्रेजुअली क्या होगा, आपकी लाइंस ब्लर हो जाएंगी। मतलब जैसे आपने ये स्टार्ट किया, देखना हो सकता है कुछ साल बाद आप साथ में सिक्योरिटी ऐड कर दो, ये होना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि मैं एक सिक्योरिटी इंजीनियर बन गया तो मैं कभी इसको देखता ही नहीं हूँ। ये स्टार्टिंग में रहेंगी आपकी, 1 2 साल 3 साल तक आप अपना डोमेन पकड़ के रख सकते हो। फिर भी बाद में आपका ये डोमेन छूटना ही छूटना है, क्योंकि ये नेटवर्किंग पे करियर बना रहे हो आप, ना कि किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में। समझ रहे हो ना क्यों? जैसे ऐसे ले लो, सपोज करते हैं कोई 10 साल एक्सपीरियंस मैनेजर है, टेक्निकल पर्सन, बिल्कुल वो नहीं, एमबीए वाला नहीं। जैसे आजकल टेक्निकल मैनेजर पसंद किए जाते हैं देन एमबीए वाले मैनेजर। वैसे टेक्निकल टीम को लीड करने के लिए वो थोड़ा रेस्पेक्ट भी रहती है ना उस मैनेजर की, कि इसको भी पता है टेक्निकल, नीचे से ऊपर गया है इंसान, सीधा हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हुई है कि एमबीए करके आया है, इसको क्या पता राउटर क्या होता है। फिर रेस्पेक्ट नहीं आती टीम में। तो सपोज करते हैं एक टेक्निकल मैनेजर है, 10 साल एक्सपीरियंस है, कोई 12 साल एक्सपीरियंस है। तो उसके पास कई बार हो सकता है मल्टीपल टीम वाले लोग हों, कुछ ये वाले हैं, कुछ ये वाले हैं, कुछ ये वाले हैं। तो वो उसका डोमेन कहीं का बचता नहीं है फिर। समझ गए ना? ये अपने आप हो जाएगा, आप नहीं चाहोगे तो भी हो जाएगा। जैसे 1 2 साल 3 साल जितना ज्यादा आप बढ़ते चलोगे आगे। सो इसमें बाद में भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, बाद में उस हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे हो सकता है आपकी जिस जॉब को आपने ज्वाइन किया, लेट से पहली साल जो मिली आपको वो सब एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड थी, दूसरे साल तीसरे साल आप किसी कंपनी को स्विच किया, आपने वहां सिक्योरिटी का काम ज्यादा था तो सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स देखोगे। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट भी हम अपडेट करते रहते हैं। पढ़ना कभी खत्म नहीं होने वाला। धोखा था वो घर वाले जो बोलते थे, आईटी में तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके।
आप भी पढ़ रहे होंगे, आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, सब ठीक है। इधर कोई नेपोटिज्म वेपोटिज्म नहीं होता है। पापा मम्मी खुद ही अपना करियर बचाने में लगे होते हैं जैसे तैसे करके, कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है ना, इसलिए। और फिर ये सीसीआई है, समझ गए ना। डोमेन्स हैं बहुत सारे हैं। और ऐसा भी आप अगर एम बनाओगे मैं सब खत्म कर दूंगा, नहीं होगा। ये जो आपको लग रहा है ना एक एक नाम जैसे ये दिख रहा है, सीसीएनपी लेवल में क्या होता है, एक कोर एग्जाम होता है हर एक सीसीएनपी में। और फिर इनमें से कोई एक कंसंट्रेशन एग्जाम होता है, मतलब आप एक कोर एग्जाम देते हो और एक कंसंट्रेशन एग्जाम देते हो तो सीसीएनपी हो जाओगे। इसमें भी एक कोर और एक कंसंट्रेशन दोगे तो सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर हो जाओगे, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग प्रोफेशनल। तो आप ये सारा भी पढ़ने बैठोगे तो भी खत्म नहीं होने वाला। और भी वेंडर हैं, सिस्को ही नहीं है। कॉम्प्टिया देखो जेनरिक है, कॉम्प्टिया कुछ नहीं है एक्चुअली। देखोगे तो उसको इतना वेल रिगार्डेड नहीं माना जाता कॉम्प्टिया वगैरह को, क्योंकि कोई वेंडर नहीं है, वो कोई इक्विपमेंट नहीं बनाते। ज्यादा वैल्यूज किसी इक्विपमेंट मेकर के सर्टिफिकेशन को दी जाती है, क्योंकि ऐसा है ना जैसे सपोज करते हैं आप एलजी का टीवी रिपेयर कराओ, तो आप वही बंदे से टीवी रिपेयर करना चाहोगे ना जो एलजी के टीवी पहले भी देख चुका हो। वैसे वाला मामला अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूँ तो मैं उसी बंदे से कॉन्फ़िगरेशन करवाना चाहूंगा ना जो सिस्को सर्टिफाइड हो या कुछ एक्सपीरियंस रखता हो इसमें, अगर सर्टिफाइड नहीं है तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्प्टिया है, कॉम्प्टिया जेनरिक बातें हैं वो, कि कंप्यूटर फंडामेंटल सिखा दिए, नेटवर्क फंडामेंटल सिखा दिए वहाँ। इनफैक्ट कॉम्प्टिया वगैरह वालों के सर्टिफिकेशन में आप अगर एन प्लस वगैरह देखोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको बहुत सारा सिस्को भरा हुआ मिलेगा, आपको लगेगा सीसीएनए का कंटेंट डाल दिया आधा। नहीं देखो, बात ऐसी है ना, सर्टिफिकेट मान लो मैं देता हूँ, सपोज मैं सर्टिफिकेशन बनाता हूँ सुधांशु सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, एससीएनए बनाया मैंने डुप्लीकेट। ओके, मैं 300 रुपये में दे रहा हूँ सर्टिफिकेशन। अब इस सर्टिफिकेशन की ब्रांड की कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। मैं क्या पढ़ाऊंगा, सुधांशु को इक्विपमेंट नहीं बनाता, कोई ओएस नहीं है, तो मान लो 300 रुपये इकट्ठे करके मैं दूं भी कि भैया हाँ भाई ये आपको सर्टिफिकेट दे दिया, नेटवर्क इंजीनियर है। सर्टिफिकेट होना भी ढंग की जगह से चाहिए, वरना वैसा ही होता है जैसे आपने स्कूल में भी इकट्ठे किए होंगे, किसी ने देखे बाद में वो, नहीं स्कूल वाले कह रहा हूँ मैं भी प्रेयर कंपटीशन में फर्स्ट आया था 5th क्लास में। तो पॉइंट ये है कि वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करते, राइट। वो को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह से ठीक है, थोड़ा बहुत एचआर वेचआर को देख लेगा कि हाँ भाई बंदा जीता जागता था स्कूल में। देखो जब तक इंडिया में कोई कंपनी नहीं आएगी जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती हो किसी चीज का, तब तक उसकी सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है ना। जो फाउंडेड बॉर्न ब्रॉट अप हो, और वो भी मैं बताता हूँ आपको डॉलर में ही सर्टिफिकेशन देगी, अगर सपोज ऐसा बना भी दे। क्या नहीं होता है मैं बताता हूँ, इशू क्या है एक्चुअली। इशू ये होता है जब आप आईटी में कोई सर्टिफिकेशन बनाते हो ना, यू मेक इट ऑन अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब यूएस वाला भी कोई करेगा और इंडिया वाला भी करेगा। आई नो थोड़ा अनफेयर है जो आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो, आप ये इन अ वे ऐसे भी तो कहना चाह रहे हो ना कि $300 यूएस वाले के लिए कुछ नहीं है, इंडिया वाले के लिए $300 बड़ी रकम है, थोड़ी ठीक ठाक नहीं। 30,000 ऐसे तो नहीं है ना कि मैं तो जी बस चाय पीने में खर्च देता हूँ। वहां वाले हिसाब में तो उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रखा हुआ है, तो जनरली ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रहेगा। नहीं मतलब ऐसा है ना कि आप देखो कंपनीज क्यों दे रही हैं सर्टिफिकेशंस, पैसे कमा रही हैं इसको, ऐसे थोड़ी। उनको फायदा क्या है, आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन, फिर किताबें भी बनाते हैं, किताबें बेचते हैं तो उसमें भी तो प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर कोई चीज डॉलर में बेची जा सकती है तो क्यों नहीं बेचेंगे। और वैल्यू भी होनी चाहिए ना, देखो जितना बड़ा ब्रांड होता है उसकी वैल्यू उस हिसाब से होती है सर्टिफिकेशन की, कंपनी के ब्रांड की वैल्यू होती है। तो सिस्को सर्टिफिकेशंस वैल्यू इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हैं, टफ हैं, स्कोर करना मुश्किल है। देन कंटेंट आप देखोगे, अभी आपको लग रहा होगा सीसीएनए ही तो कर रहा हूं मैं, जब आप पूरा सीसीएनए पढ़ोगे आपको लगेगा भाई बहुत कुछ, मतलब ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सा हो गया। सिद्धार्थ इज सेइंग व्हाट इज ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन यही है यार कि आप अगर सिस्को का एग्जाम दे देते हो, वो $300 वाला, इसको कई बार लोग ग्लोबल सर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे आप आईमेरिटा से सर्टिफिकेट ले रहे हो, देखो इसको ऐसे समझो, अब आपने यहाँ एग्जाम तो नहीं दिया कोई, बट आपने ट्रेनिंग अटेंड की। अब
आईमेरिटा का दिया हुआ सर्टिफिकेट किसके लिए वैल्यूएबल है? आपके नाम का सर्टिफिकेट दिया, ये उसके लिए वैल्यूएबल है जो आईमेरिटा को जानता है कि अच्छा अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो उस हिसाब से ये सर्टिफिकेट की वैल्यू कि भाई ढंग से सीख के आया होगा। तो सर्टिफिकेट का मामला ऐसा ही रहता है हमेशा। सर्टिफिकेट दे कौन रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी। आप सीसीआई करना शुरू करो तो पता चलेगा कि फिर देखो रिकमेंडेशंस होती हैं जनरली। कंपलसरी कुछ नहीं है, बट आप ऐसे समझो, आप सीसीआई जब कह रहे हो, एक बंदा आप कह रहे हो एक्सपर्ट है, ठीक है, सपोज एग्जाम देने में या तैयार करने में मसला नहीं है। आप में से कोई अगर पढ़ ही जाएगा पीछे, या जैसे सपोज करो मैं अपने बच्चे को पकड़ूं और बोलूं जी 18 पे शुरू करेंगे, उसको रगड़ पकड़ के सीसीआई तो करा ही देंगे 20-21 तक, तो 2-3 साल में तो करवा देंगे। अब उससे होगा क्या? he'll or she will be a fresher with expert certification. Just imagine, okay? कोई रिज्यूमे आप ही को मिले, आई एम अ फ्रेशर एक्सपर्ट, आप हंसोगे मुंह पे कि नहीं उसके? फ्रेशर एक्सपर्ट तो नहीं होता ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक सेंस कि आप अपना नॉलेज गेन करो। पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो सीसीआई, बट आई डोंट रिकमेंड फ्रेशर्स टू गो फॉर सीसीआई सर्टिफिकेशन, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशंस वैसी हो जाएंगी। आपसे सपोज कहीं हायर भी हो गए तो वहां पे भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशन होगी कि आप कॉम्प्लिकेटेड मसले सॉल्व करोगे, जब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे। आपको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखो एग्जाम देने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, एग्जाम की तैयारी चाहिए। और एग्जाम, मैं फ्रैंकली बताऊं, ऐसा नहीं है कि सीसीआई का एग्जाम जबरदस्ती किया जाए तो एक फ्रेशर नहीं कर सकता, मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको। एग्जाम जो होता है, एग्जाम स्ट्रेटजी से क्लियर होते हैं, कोई भी एग्जाम हो। एग्जाम्स आर ऑलवेज अबाउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी सही पकड़ो आप, तो आप पहले नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में निकाल ही दोगे। एग्जाम नॉलेज से नहीं क्लियर होते। हाँ जी। एंट्री मतलब, देखो आप रिज्यूम बनाओगे, जॉब ढूंढोगे, तो लोग चाहिए भी तो ना, ये नॉलेज वाले। तो आप naukri.com पे सीवी अपडेट करोगे, इंटरव्यूज दोगे। जैसे एज अ फ्रेशर आपने डिग्री विग्री की तो कहानियां लिख रखी होंगी, उसमें टेक स्किल्स में ऑलमोस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपने को पता होता है ऑलमोस्ट, चाहे आपने इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग जो मर्जी कर ली हो, ऐसा लगता है कि उसमें टेक स्किल्स में क्या, एमएस ऑफिस, विंडोज। वो आपका सीसीएनए करने के बाद तो ऐसा नहीं रहेगा ना। आप सीसीएनए करने के बाद या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के बाद, वो जो चीजें आपने जो आती हैं वो लिखना, ठीक है। वो मत लिखना जो आपको डर लगा, जो टॉपिक देख के जो कॉम्प्लिकेटेड लगा। और कोई क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले लोगों का कोई क्वेश्चन? बाकी चलते चलेंगे आगे भी, क्वेश्चन कोई ऐसा हो विल टेक इट। हम अभी स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। सो नेटवर्क क्या होता है? अ फुली इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। मोस्टली बताना नहीं पड़ता आजकल, क्योंकि लोग खुद ही बोल रहे थे मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी नेटवर्क से कनेक्टिविटी के थ्रू चलती हैं आजकल। आप चाहे ट्रांजैक्शन करो, न्यूज पढ़ो, कैब मंगाओ, मैप देखो। नाउ एज अ एंड यूजर हम क्या सोचते हैं, केबल लगानी है, हो गई नेटवर्किंग। या जैसे आप एज एन एंड यूजर कुछ भी यूज करते हो, तो आप उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स के बारे में नहीं सोचते। जैसे आप कोई टू व्हीलर चलाओ, बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ, तो यू जस्ट, आप स्टार्ट बटन दबाते हो, स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी चल पड़ती है। बट मैकेनिक को तो बेचारे को पता है ना कि बहुत कुछ है यार, ये वाला यहाँ से इसको घुमा रहा है, फिर वो ऐसे ब्रेक लग रही है वरना ब्रेक नहीं लगेगी। वैसे ही वाला हाल यहाँ पे आपके साथ नेटवर्किंग में होगा ग्रेजुअली। दैट एक्चुअली सिर्फ केबल जोड़ देने से काम नहीं होता है। मॉडर्न नेटवर्क्स आर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, जैसे आप देख रहे हो हम वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं,
स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, तो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिक इज बीइंग कैरिड ओवर द नेटवर्क। अब जब ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का ट्रैफिक आप कैरी कर रहे हो, इसमें रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग जैसी हो जाती हैं। जैसे हम आगे चल के एक चीज ये भी देखेंगे काफी बाद में। सपोज करते हैं आप एक फाइल डाउनलोड करो वर्सेस आप एक ऑडियो कॉल पे हो। ये अटक अटक के चले वर्सेस फाइल डाउनलोड स्लो हो, ज्यादा इरिटेटिंग कौन सा एक्सपीरियंस है? ऑडियो कॉल वाला है ना। ये वाला आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ चाय वाय पी के आता हूँ, घूम फिर के आता हूँ, तब तक डाउनलोड हो जाएगा। ये उतना इरिटेटिंग एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो अब जैसे हम सपोज करते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि हम इसको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दें नेटवर्क पे। देंगे ना, अच्छा क्यों? ताकि यूजर इरिटेटेड कम हो कंपेयर टू दिस। लेट से कोई वेब ब्राउजिंग कर रहा है नॉर्मल, या कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहा है। ओके। इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए सिर्फ ये तार जोड़ने से तो काम नहीं होता होगा ना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे क्या? एक्चुअली हम डिवाइसेस पे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हाट? वी आर नॉट डूइंग प्रोग्रामिंग। ओके, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि ना नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, वो राउटर पे प्रोग्रामिंग करता है। प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं हम। जैसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई चीज करते हो, लेट से मेरे को माउस से रिलेटेड सेटिंग्स मॉडिफाई करनी है कुछ, तो मैं विंडोज में कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, वहां माउस की सेटिंग्स के कहीं ऑप्शन होंगे, उसमें मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। राइट, मान लो मुझे कर्सर बदलना है, ये अलग कलर का करना है, तो कंट्रोल पैनल में कहीं विंडोज में होगा सेटिंग्स। चाहे जिसको भी करना हो वहीं जाएगा, वहीं करेगा। वैसे ही राउटर पे भी आप कमांड चला के यही अलग अलग काम करते हो। जब आप जैसे माउस की सेटिंग्स बदल रहे हो या कुछ वॉलपेपर बदल रहे हो विंडोज में, यू आर नॉट प्रोग्रामिंग एनीथिंग, कोड तो नहीं लिख रहे ना आप कोई। वैसे ही यहाँ पे भी हम कोई कोड नहीं लिखेंगे, किसी भी तरह का कोड नहीं लिखेंगे। कमांड्स हैं, कमांड देनी है। कई बार एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं सेम चीज को करने के लिए, तो वो मल्टीपल तरीके हो ही सकते हैं। यहाँ पे भी हैं, कहीं और पे भी हैं। एक बात कर लेते हैं, जरा यहाँ समझ लेते हैं इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है। इंटरनेट आप यूज करते हो, आपको पता है मोटा मोटा एज एन एंड यूजर इंटरनेट क्या है। बट लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ लिटिल बिट मोर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंटरनेट कैसे बना, कहाँ से आया, और ये सब अंडरस्टैंडिंग जरूरत होगी मेरे को आगे, जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कई टॉपिक्स। देखो, इंटरनेट बनाने वालों ने ना, एक्चुअली उनका कोई एम नहीं था कि लोग इंस्टाग्राम करेंगे, यूट्यूब करेंगे, ऐसा किसी का कोई एम नहीं था। उनका सिंपल एम था, वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उनकी एक एजेंसी थी डारपा। ठीक है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एंड व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन इज कनेक्टिंग द मिलिट्री बेसिस, कि हमारे मिलिट्री बेसिस हैं अक्रॉस यूएस, वी वांट टू कनेक्ट देम। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, देखो इंडिया में एक्चुअली इसलिए भी स्लो आता है मामला। बड़ी प्रॉब्लम्स बड़े डेवलप्ड देशों को ज्यादा आती हैं, तो वो फिर सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर कंपनियां भी बनती हैं। हमारे पास इंडिया में और भी प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे सॉल्व करने के अभी, इसलिए सर्टिफिकेशन भी नहीं है फिर। वैसे मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। एक बार ना एक फोटो था ऐसे जैसे सर्टिफिकेशन एग्जाम का, वो मोदी जी मिल रहे थे जॉन चैम्बर से। जॉन चैम्बर वाज चेयरमैन एंड सीईओ सिस्को एट दैट टाइम। नीचे लोगों ने कमेंट पता है क्या किया? सर बात कर लो, सीसीआई की एग्जाम फीस घटा दे थोड़ी, कि कुछ इस तरह के कमेंट थे नीचे। आई एम श्योर मोदी जी को कुछ नहीं पता चला होगा कि क्या लिखा है ये। तो सरकार से मांग उठाई जा सकती नहीं। मिलिट्री बेसिस जोड़ने का काम करना था उनको। मिलिट्री बेसिस जोड़ने के लिए आप क्या करोगे? आप उस लेवल का नेटवर्क वैसा नहीं बनाओगे जैसा अब है। ओवर टाइम हमारी चीजें बहुत बदल गई हैं, और ये बदलती रहती हैं। आज से 5 साल बाद और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और कुछ और अलग अलग टाइप का हो जाएगा। जैसे आप देखोगे, एक इन्होंने बनाया था आरपा नेट। एक्चुअली हिस्ट्री बस इसलिए थोड़ी सी बता रहा हूँ क्योंकि समझ में आता है चीजें कैसे बनी। वरना कुछ चीजें आगे पढ़ के ना आपको लगेगा यार बेवकूफ थे वो, उन्होंने सोचा नहीं इतने सारे लोग आएंगे। पब्लिक जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं था उनको। वरना आपको लगेगा आईपी एड्रेस कैसे खत्म हो गए यार, उनको सोचना चाहिए था। उनको थोड़ी पता था लोग शॉर्ट्स बनाएंगे बैठ बैठ के। पता होता ना तो वो नहीं बनाते ये सब।
वहीं खत्म हो जाता है ये मामला। कहते हैं बहुत ओवर एक्टर आएंगे। 1977 का आप देखो, ये आरपानेट का नेटवर्क का डायग्राम्स है कि कैसे कहाँ क्या कनेक्टेड है। लॉजिकल मैप 77 की बात है ये, ठीक है। ये 1970s का डायग्राम्स है कि हम ये ऐसे जोड़ेंगे। यूएस का मैप है कि इलिनॉय को इधर के साथ जोड़ेंगे। एंड उनका एम इस मिलिट्री बेसिस को जोड़ने का क्यों था, क्योंकि जैसे एट एनी वॉर सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर कम्युनिकेशन या आप नेटवर्क देखोगे, अगर आपका नेटवर्क ओके है तो अफवाह नहीं फैला सकते आप। जैसे मान लो हमारी कोई पलटन है यहाँ, उनको बोलेंगे हाँ जी सपोर्ट मिल जाएगा, कोई बात नहीं, प्लेन से ये फूड सप्लाईज आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बनाते वक्त उन्होंने इस चीज का ही ध्यान रखा है। जैसे आप इंटरनेट को देखोगे, इंटरनेट इज वेरी डिसेंट्रलाइज्ड इन इट्स नेचर। पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना हो मान लो मेरे को, तो किसी एक बिल्डिंग का कब्जा लेके मैं बंद नहीं कर सकता इसका, या किसी एक देश का भी कब्जा लेके आप इसको बंद नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं है। इवन सपोज हम बोले स्टारलिंक आ गई है, स्टारलिंक की डाउन कर दो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इंटरनेट क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स हमने जोड़ रखे। जैसे आप रिसेंट इसमें भी देखोगे, रशिया यूक्रेन वाले वॉर सिचुएशन में, या इसराइल फिलिस्तीन वाली कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें भी आपको दिख रहा होगा वीडियो आ रहे हैं इंटरनेट पे कि यहाँ ये कर दिया, वहां वो कर दिया। इंटरनेट कहाँ से चल रहा है? इंटरनेट इसलिए चल रहा है क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई तार काटे अपने आप जी खत्म हो गया इंटरनेट, अब नहीं चलेगा इंटरनेट। और ये बनाया ही इसी मोटो के थ्रू था। इसीलिए कोई एक सर्विस प्रोवाइडर बंद करके, या कोई एक देश को भी आप पूरा कब्जा लो तो भी इंटरनेट नहीं बंद हो सकता। इट इज एन इंटर नेटवर्क, इंटरनेट। अब मॉडर्न डे इंटरनेट की बात करते हैं जरा, कैसे बना हुआ है। बेसिकली आपके पास आईएसपीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। कुछ बिजनेसेस हैं जो कुछ होस्ट करके बैठे हैं, और कंज्यूमर्स हैं, पीपल लाइक मी एंड यू, जो हम एक्सेस कर रहे हैं कोई चीज। तो जैसे गूगल वगैरह, यूट्यूब होस्ट करके बैठे हुए हैं ना सर्वर्स पे, तो हम खोल रहे हैं उसको। हमारे से वहां तक जाने के लिए बीच में आईएसपी है। अब आईएसपी आप अगर देखोगे, इनके भी फर्दर कैटेगरीज हैं। जैसे टीयर 1 आईएसपी हैं, ये बहुत बड़े बड़े आईएसपी हैं। सिर्फ इतने ही टीयर 1 आईएसपी हैं। ये सबसे बड़े आईएसपी हैं आप कह सकते हो दुनिया में। जैसे एटीएनटी है ये यूएस में, इंडिया का टाटा है इसमें बस, ठीक है। जियो एयरटेल वो सब छोटे आईएसपी हैं। 7 लाख किलोमीटर का फाइबर बिछाया हुआ है वर्ल्ड वाइड। 7 लाख किलोमीटर है ये, मीटर नहीं बोल रहे हम। काफी बड़ा हो जाता है नहीं? तो जब आपका 7 लाख किलोमीटर का फाइबर बिछा हुआ हो वर्ल्ड वाइड, किसी भी जोग्राफिक लोकेशन से दूसरी जोग्राफिक लोकेशन पे जाने के लिए आपको असल में दूसरे का नेटवर्क यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब जैसे सपोज करें हम बोले टाटा को पुणे से न्यूयॉर्क लेके जाना हो डेटा, वो अपनी तार के थ्रू चला जाएगा। उसके लिए दूसरे की सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत नहीं। टीयर 1 आईएसपी बहुत बड़े आईएसपी, ये जितने टीयर 1 आईएसपी हैं, ये भाई भाई चलते हैं आपस में। भाई भाई इन द सेंस, दे विल नॉट चार्ज ईच अदर अप फॉर एनी फाइबर। ऑब्वियसली इनको कनेक्टिविटी आपस में चाहिए। क्यों चाहिए? जैसे एटीएनटी से किसी ने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है यूएस में, मेरे दोस्त ने। अब मैंने यहाँ सपोज करते हैं टाटा से ले रखा है। अगर मैं उसके साथ वीडियो कॉल करूंगा तो ये नेटवर्क इस नेटवर्क से जुड़ा होगा तभी कॉल होगी, वरना नहीं होगी। समझ गए ना? तो सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा नेटवर्क, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी और बिजनेसेस के साथ भी। कि जैसे कहीं पे उन्होंने गूगल से भी कनेक्टिविटी की होगी ताकि हम यूट्यूब खोल सकें। सेंस बन रही है? टीयर 1 आईएसपी मैं क्यों कह रहा हूँ भाई भाई होते हैं, ये आपस में पैसे नहीं लेते एक दूसरे से ये फाइबर लगाने का, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि कब यूज करेगा ये लिंक। ये तब यूज करेगा अगर इसको इंटर आईएसपी कम्युनिकेशन चाहिए, जैसे चाहिए ही होगा कुछ केसेस में। देन आपके पास देखोगे, दूसरी बात यह है
कि यहाँ पे टेयर टू आईएसपी आते हैं। टेयर टू आईएसपी की कोई डेफिनेटिव लिस्ट नहीं है। जियो, एयरटेल वेयरटेल ये सब आपके बहुत सारे जो नेशनल लेवल पे आपको आईएसपी दिखते हैं बड़े बड़े, वो सब टेयर टू आईएसपी थे। वो कई बार मल्टीपल टेयर वन आईएसपी से कनेक्टिविटी करेंगे। और फिर टेयर थ्री भी आते हैं, विच आर इवन रीजनल। वैसे देखोगे तो सबसे सस्ता इंटरनेट कौन दे सकता है एक्चुअली? टेयर वन आईएसपी। टेयर वन आईएसपी से सस्ता इंटरनेट नहीं दे सकता आपको कोई। अब डिपेंड करेगा ना, वो देने भी चाहिए ना। देखो जैसे आप एक बिस्किट खरीदने कंपनी के पास नहीं जाते, आप रिटेलर के पास ही जाते हो। बट अगर बहुत बड़े लेवल पे लेना हो, भैया हाँ जी मेरे को तो 10 ट्रक बिस्किट चाहिए होते हैं, आगे बेचता हूं मैं, तो फिर आप कंपनी वाले से बात कर सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। जैसे एटीएनटी है यूएस में, दे आर इनटू कंज्यूमर टेलीकॉम एज वेल। टाटा इंडिया में ऑलमोस्ट कंज्यूमर टेलीकॉम में नहीं है। ऑलमोस्ट मतलब है कुछ कुछ जगहों पे जहां आपको दिखता होगा टाटा प्ले ये वो, कि टाटा वाले भी आईएसपी हैं। तो टेयर वन नेटवर्क्स हैं, टेयर वन टेयर टू से जुड़े हुए हैं, टेयर थ्री। एज अ कंज्यूमर और बिजनेस यू कैन गो फ्रॉम टेयर थ्री, टेयर टू, टेयर वन, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। टेयर टू की लिस्ट भी बहुत लंबी है, टेयर थ्री की तो और लंबी हो जाएगी। जैसे पुणे में कुछ छुटपुट आईएसपी भी होंगे जो है। रेडियो नहीं कह रहा हूं मैं, आईएसपी कह रहा हूँ। जैसे पुणे में यू ब्रॉडबैंड है एक आईएसपी, छोटा आईएसपी है। ये आपको और नहीं मिलेगा। आप बोलोगे दिल्ली में मेरे को यू ब्रॉडबैंड से कनेक्शन चाहिए, कहाँ मिलेगा? वो चलता ही पुणे में। पुणे में भी कुछ इलाकों में नहीं चलता वो। तो ये टेयर थ्री है और लोअर। तो इंटरनेट क्या है थोड़ा समझ में आया। और इस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की हुई है ऑलरेडी। ओशन के बीच से भी केबल्स बिछा रखी हैं बड़ी बड़ी। जैसे आप देखोगे यहाँ मुंबई में बहुत सारी फाइबर केबल्स आती हैं, चेन्नई में आती हैं। अब इसकी भी देखोगे जितना बड़ा देश होता है उस हिसाब से उतनी रिडंडेंसी होती है। जैसे यहाँ एक आ रखी है, यहाँ हिसाब ही नहीं है कोई। जैसे किसी एक फाइबर को क्लिक करते हैं, चलो इस पे क्लिक करते हैं। अब ये देखोगे ये 8,100 किलोमीटर की फाइबर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ते हुए 8,100 किलोमीटर। और ओनर्स भी देखो इसके मल्टीपल हैं। इसमें रिलायंस जियो भी ओनर है, बट एटीएनटी भी है, चाइना टेलीकॉम भी है। क्योंकि ये और बड़े लेवल पे आप इतनी बड़ी केबल्स बिछा रहे हो, ये एक जना करना छोड़ो। आप अगर फुर्सत में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए ना इसमें, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, सबमेरिन केबल बिछाई कैसे जाती है। मतलब रोबोट भेजे जाते हैं सी सरफेस बेड पे। जैसे आप हल चलाते हो ना खेत में, या ट्रैक्टर चलाते हो, अब इंसान तो जाएगा नहीं वहां ट्रैक्टर चलाने नीचे, तो रोबोट भेजा जाता है, वो सबमेरीन मतलब वो प्लो करके सी बेड को केबल बिछा रहा होता है फाइबर। इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। अगर थोड़ा वो आपको इंटरेस्ट हो, कैसे वो नेशनल ज्योग्राफिक वाले टाइप के वीडियो देखने के ना, डिस्कवरी वाले, तो मजा आएगा। जैसे आप ये देखोगे पहले इधर लक्षद्वीप साइड इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब होती थी। क्योंकि आप जब वायरलेस चलाओगे ना, वायरलेस में वो बैंडविड्थ नहीं मिल सकती आपको जो वायर्ड में मिलेगी, नो मैटर व्हाट। जैसे ये देखोगे दिस इज रिसेंटली प्रोविजन, जनवरी 2024, तो इन्होंने ये लक्षद्वीप वाले आइलैंड जोड़ दिए। या आप देखोगे पहले इधर भी अंडमान निकोबार में भी सच में ऐसा ही हाल था। दिस इज ऑल्सो रिसेंट। बट इससे ये समझ में आता है आपको, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ना वायरलेस है सब कुछ, नहीं है। स्टारलिंक वारलिंक जो मर्जी बोल लो आप, जो वायर्ड में बैंडविड्थ है ना, वो वायरलेस में नहीं आ सकती, नो मैटर वॉट एवर वी डू। प्लस एट द सेम टाइम एक चीज और ये है कि हर वायरलेस नेटवर्क कहीं ना कहीं वायर्ड होता है। अब सेटेलाइट वाले छोड़ दो आप, बट सेटेलाइट वाले इंटरनेट ऑपरेट करना भी वे लॉट ऑफ एक्सपेंसिव हो जाता है कंपेयर टू वायर्ड कनेक्शन। जैसे आपके मोबाइल नेटवर्क भी हैं, आपका मोबाइल से लेके टॉवर तक ही वायरलेस है ये, सिर्फ। आगे टॉवर से टॉवर फाइबर बिछी हुई है, टॉवर में राउटर ही लगे हुए हैं, इसीलिए फिर सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए। तो जब आप कोई वायरलेस नेटवर्क सोचो तो डोंट थिंक ट्रूली वायरलेस, बैकबोन वायर्ड है। इंटरनेट क्या होता है? कंपनी का इंटरनल नेटवर्क
हो सकता है दो ऑफिसेज को आपस में जोड़ रखा हो हमने, तीन ऑफिसेज को जोड़ रखा हो। इंट्रानेट अलग टर्म है, इट मींस विद इन द नेटवर्क। और इंटरनेट दो नेटवर्क्स के बीच में। तो ध्यान से सुनना, कहीं कोई इंट्रानेट बोले आप सोचो इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा है। नेटवर्किंग क्या है? इट इज कंस्ट्रक्शन, डिजाइन एंड यूज ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग फिजिकल केबलिंग। बट इसमें बहुत सारे हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। फायरवॉल्स, प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो आप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। जैसे कोई चीज डाउन हुई, अप हुई, इन सब चीजों के लिए भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। ये सारा का सारा पार्ट नेटवर्किंग में आ जाता है। जैसे अगर हम डिवाइसेस की इंट्रोडक्शन करें, और लेट मी बी क्लियर हियर, मैं आपको अभी लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ, टेक्निकल नहीं जा रहे। हम पहले 10,000 फुट ओवरव्यू ले रहे हैं, सारे डिवाइस कौन कौन से क्या डायग्राम में आपको दिखने को मिलेंगे, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है। जो मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ, दीज आर ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, ठीक है? तो कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो तो वो बुरा मत मान जाना कि यार ऐसे थोड़ी ये राउटर को क्या बिल्कुल ही। ओके, दिस इज बेसिक डेफिनेशन। इससे आप घर पे कोई दादाजी हो उनको भी बता सकते हो राउटर क्या होता है। ये वो वाले डेफिनेशन है फिलहाल, बाद में हम प्रॉपर टेक्निकल में जाएंगे। कंप्यूटर आपको पता है क्या होता है, लैपटॉप पता है। सर्वर देखोगे, इसी का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। हमारे पास नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स, अमाउंट ऑफ रैम, अमाउंट ऑफ स्टोरेज इज अ लिटिल बिट मोर कंपेयर्ड टू व्हाट इज अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर। जैसे बड़े आराम से आपको ऐसे सर्वर मिल जाएंगे जिनमें 1 टेराबाइट रैम होगी, 2 TB रैम होगी, सीपीयू कोर कोई 100-200 कोर सीपीयू मिल जाएंगे। फिर लगता है गेमिंग रिग में मजा नहीं है, अब सर्वर ही चाहिए अच्छे वाला, है ना? देयर इज नो फन इन फ्लॉन्टिंग द गेमिंग रिग की, अरे आरजीबी लाइट को क्या करना है, छोड़ो, है ना? रैम स्टोरेज दबा के हो। या ऐसे भी सर्वर आते हैं जिनमें 8-8 10-10 जीपीयू लग जाते हैं, ग्राफिक्स वाले। तो मजा थोड़ी आएगा फिर गेम खेलने में उसमें। एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि सर्वर है क्या? कंप्यूटर ही है, स्टोरेज, रैम, रिसोर्सेज ज्यादा है। आईपी फोन होते हैं हमारे पास, एंड यूजर डिवाइस है, इस तरह के फोन है। इनके बैक साइड वैसा ही पोर्ट होता है जैसा आपके लैपटॉप में होता है। जैसे लैपटॉप में आप अगर वायर से कनेक्ट करना चाहो तो आपके पास पोर्ट होता है ना, एक नेटवर्क, RJ45 कहते हैं उसको, आगे देखेंगे उसको। तो वैसे ही नेटवर्क केबल कनेक्ट करने वाला काम आप आईपी फोन से भी कर सकते हो। अगर हम का बैक साइड का कोई फोटो देखें तो आपको दिखेगा जैसा पोर्ट आपके पास लैपटॉप में होता है। कलर तो जो मर्जी हो, मतलब ये देखोगे जैसे ये केबल वही लगा रखी, कलर तो ऊपर से जो मर्जी प्लास्टिक कवर लगा दो, ठीक है? कॉपर केबल बेसिकली। सो आईपी फोन, पीसी, लैपटॉप, सर्वर, ये सब आप कहाँ लगाते हो? इनको आप लगाते हो स्विच पे। स्विच क्या होता है? स्विच आपके पास एक नेटवर्किंग इक्विपमेंट है जो आपको एक नेटवर्क बनाने में काम आएगा। जैसे हम अगर स्विच देखें, इसमें पोर्ट ज्यादा है। करने को हम ऐसा काम भी कर सकते हैं, जैसे दो ही डिवाइस जोड़ने हैं मुझे, मान लेते हैं दो पीसी हैं, तो आई कैन टेक अ केबल, प्लग इट इनटू अनदर पीसी विदाउट एनी इक्विपमेंट, स्विच, ये वो, A to B कम्युनिकेशन करना हो जाएगा। ओके। बट जहां आपको तीसरा पीसी जोड़ना हो तो क्या करोगे? यहाँ एक ही पोर्ट है ना इस पे, फिर आप एक और नेटवर्क कार्ड लगाओगे। चलो ये तीन भी जोड़ दिए हमने, इधर एक एक नेटवर्क कार्ड और लगा दिया। बट जितने ज्यादा डिवाइसेस होंगे उतना ये सॉल्यूशन आपका फिजिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, इसकी जगह नेटवर्क कार्ड भी मैं दिखा देता हूँ।
मतलब इस तरह के कार्ड आते हैं ना, अलग अलग टाइप के कार्ड। इट कुड बी इवन यूएसबी बेस्ड वाईफाई कार्ड, या यूएसबी बेस्ड आपको RJ45 भी मिल जाएंगे। RJ45 इसको कहते हैं हम, इस पोर्ट को, रजिस्टर्ड जैक 45। RJ डजंट मीन रेडियो जॉकी। स्विच पे RJ45 पोर्ट बहुत ज्यादा है। तो आप ये ऐसे करने की जगह क्या कर सकते हो, एक स्विच लगाया, इसको स्विच से जोड़ दिया। फायदा क्या है, स्विच पे और पोर्ट्स हैं, कल को और डिवाइस जोड़ेंगे। इससे हमने किया क्या है, इससे हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया, कह सकते हो एक मोहल्ला सा बना दिया, जहां बहुत सारे घर हैं, ये आपस में पड़ोसी लोग हैं सारे, बातचीत कर सकते हैं, ट्रैफिक भेज सकते हैं। सो स्विच से हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। और राउटर की बात करते हैं अब जरा, एंड अगेन ओवर सिंप्लीफाइड ही बता रहा हूं, तो बाद में आपको लगेगा यार ये ज्यादा ही हलवा था। जैसे आप एक नेटवर्क आपने बना दिया ऐसा, यहाँ पे इसको आपने जोड़ना है दूसरे नेटवर्क के साथ, यहाँ पे हम राउटर लगाते हैं। राउटर का काम क्या है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ना। तीसरा भी जोड़ सकते हो कोई, चौथा भी जोड़ सकते हो। इन अ वे राउटर को हम एक चौक जैसा समझ सकते हैं, जैसे चौक होता है ना, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ रोड। ओके, आप कहीं से आते हो, कहीं और चले जाते हो, ये राउटर है। ट्रैफिक पुलिस हम है, फाइन। यहाँ राउटिंग टेबल बनता है असल में, राउटर पे। राउटिंग टेबल क्या होता है, चौक पे बोर्ड लगा होता है ना एक, जिस बोर्ड को देख के आप डिसाइड करते हो कि इधर लूं, लेफ्ट एग्जिट, राइट एग्जिट, फर्स्ट एग्जिट, सेकंड एग्जिट। तो राउटर भी ऐसा ही है, राउटिंग टेबल यहाँ राउटर खुद ही देखेगा। जब पैकेट यहाँ से आ रहा है, राउटर देखेगा अच्छा इसको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से यहाँ एंट्री चेक करेगा, उसके हिसाब से वो कहीं भेज देगा उसको। क्लियर, ओवर सिंप्लीफाइड है अभी, बाद में जाएंगे डीप। मेरे को शक्ल देख के समझ में आता है यहाँ किस किसी को लग रहा होगा अरे ज्यादा ज्यादा लो लेवल हो गया, थोड़ा थोड़ा मेंटेन करो। देन फायरवॉल है। और राउटर कैसे दिखते हैं, ऐसे गोल नहीं होते हैं, जस्ट टू बी क्लियर अगेन। कहीं आप बोलो स्विच तो दिख रहा था क्यूबॉइड शेप में होता है, राउटर भी ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें पोर्ट्स उतने ज्यादा नहीं होंगे, चाहिए नहीं, क्यों, इसको लोकल एरिया नेटवर्क नहीं बनाना है। जैसे ये स्विच है, पता नहीं किसने लिखा हुआ है, कोई गवार है, सिस्को नेटवर्क राउटर। ओके, तो जैसे ये राउटर हैं, अलग अलग राउटर हैं आपके, और इसमें पूरी सीरीज होती हैं। ऐसे ही फायरवॉल भी आती हैं आपकी, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं हम, वो नहीं कि एंटीवायरस में फायरवॉल चला दिया आपने। हार्डवेयर अप्लायंस क्यों लगाते हैं फायरवॉल, जैसे आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहोगे कि मे बी आपके एज ऑफ नेटवर्क पे कि कौन यहाँ से इन आ सकता है, कौन आउट जा सकता है, तो आप फायरवॉल को लगा सकते हो। इस पे सिक्योरिटी पॉलिसी ये सब डिफाइन कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो। जाएंगे जाएंगे, रुक दो। ठीक है, ओवर सिंप्लीफाइड याद दिला रहा हूँ। ज्यादा हैवी लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहा इसीलिए। तो फायरवॉल समझ गए, राउटर समझ गए क्या है, स्विच समझ गए। ये क्लियर इसलिए होना चाहिए ना, वरना आप सोचो ऑन ऑफ कर देंगे स्विच, वो स्विच बोर्ड पे लगा होगा। और जैसे आपके पास, देखो लैपटॉप अलग अलग स्पेसिफिकेशन के आते हैं ना, सारे लैपटॉप एक बराबर होते हैं क्या, नहीं, किसी में ज्यादा प्रोसेसर है, किसी में ग्राफिक कार्ड है, किसी में रैम कम है, ज्यादा है। वैसे ही आपके राउटर भी जो मॉडल्स हैं वो अलग अलग आते हैं। जैसे अगर हम cisco.com पे जाएं, नेटवर्किंग में राउटर्स देखते हैं। अब राउटर्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं इनके।
अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे इंडस्ट्रियल राउटर भी हैं। अभी इंडस्ट्रियल राउटर आप देखोगे, ये फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स में थोड़े रग्ड, जहाँ मिट्टी विट्टी हो, क्योंकि जहाँ फैक्ट्री फ्लोर होगा वहां ऐसा क्लीन एनवायरनमेंट तो नहीं मिलेगा ना बिल्कुल आपको, बोले एकदम चकाचक। तो अलग अलग टाइप के राउटर बना रखे हैं इन्होंने। सर्विस प्रोवाइडर राउटर देखोगे, ब्रांच राउटर देखोगे, जैसे ये खोल लेते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसको बनाता है। ये भी सीरीज है, जैसे 4000 सीरीज है। सीरीज मतलब एक राउटर नहीं है, इसके अंदर मॉडल अलग अलग है। जैसे अगर हम 4000 सीरीज को देखें, तो इस 4000 सीरीज में ये चार मॉडल दिख रहे हैं, ISR 4221, 4331, 4431, 4461। तो चार अलग अलग मॉडल हैं। मैं कौन सा राउटर ऑर्डर करना चाहता हूँ या कौन सा राउटर है मेरे पास, उसका कोई एक मॉडल होगा। अब जैसे आपने लैपटॉप यूज किया, आपको पता है उसमें चाहे जो मर्जी सीपीयू हो, इंटेल हो, AMD हो, i5 हो, i7 हो, आपको मैं लैपटॉप दूं इस्तेमाल करने के लिए, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, अरे नहीं मेरे को नहीं आएगा, ये i7 है, मैंने i5 वाले ही चलाए हैं। राइट? ऐसे तो नहीं होता ना। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मेरे को 4221 आता है, मेरे को 4461 नहीं आता है। क्योंकि हम जो सीख रहे हैं यहाँ पे, या जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो iOS के प्रैक्टिकल करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है। हाँ, हो सकता है एक आध चीज थोड़ी बहुत ही डिफरेंस हो, जैसे किसी में ग्राफिक कार्ड होगा तो उसमें ग्राफिक कार्ड की भी सेटिंग्स होंगी, किसी में ग्राफिक कार्ड है ही नहीं है तो उसमें कहाँ पे वो कोई एनवीडिया की सेटिंग कहाँ ढूंढ रहे हैं बैठे हुए। ओके, सो सेम थिंग इज हियर। थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि जैसे विंडोज में कट कॉपी पेस्ट ही बदल गया आपके। ओके, तो इस तरीके के अलग अलग मॉडल हैं, और इनमें फर्क क्या है। जैसे ये देखोगे, ये 1.2 Gbps ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, ये 2 Gbps, ये 4 Gbps, ये 10 Gbps, तो ये ज्यादा तगड़ा राउटर हुआ ना कंपेयर्ड टू दिस वन। किस हिसाब से लगाएंगे? रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाएंगे। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है बस एक्सेल वेक्सेल चलाना है, तो आप क्या करोगे, बड़ा महंगा लैपटॉप लेके। राइट? ग्राफिक कार्ड का क्या करोगे अगर चलाना ही वर्ड एक्सेल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी इंटरनेट ब्राउज करना है बस। तो वैसे ही राउटर भी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के आते हैं, तगड़े तगड़े भी आते हैं। जैसे आप सर्विस प्रोवाइडर के राउटर देखोगे कई, ASR 9000, ये एक ही राउटर है। अब इसमें देखोगे ये अप टू 160 टेराबाइट्स पर सेकेंड ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर बड़े वाले के कोर में लगेगा जाके। ये है, ये लगभग मान के चलो आप, एक राउटर अगर 6 फुट का एक इंसान खड़ा करें उससे लंबा ही होगा। एक ही है। हाँ, उससे बड़ा होगा ये, क्योंकि फोटो में समझ नहीं आता ना ऐसे। तो ठीक ठाक बड़े, क्योंकि ट्रैफिक भी तो बहुत हैंडल करना है ना उसको। देखो 160 टेराबाइट, ये 44 RU होता है एक्चुअली, हम यहाँ फुट में नहीं नापते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। जैसे ये है ना, ये क्लोज टू हाइट वाइज कह रहा हूं मैं, हाइट वाइज क्लोज टू एक पिज्जा के डब्बे जितना ही हाइट का होगा। ओके, तो पिज्जा का डब्बा तो देखा होगा आपने, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कितना हाइट का। इसको हम एक RU कहते हैं, एक रैक यूनिट। अब आप ये देखो, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं 44 RU, 44 पिज्जा के डब्बे रखो आप। ठीक है, वैसे आपको कन्वर्ट करने वाले मिल जाएंगे। ये 1.9 मीटर है, फीट में कर देता हूँ लो। रैक यूनिट है ये, ठीक है। मतलब एक रैक है ये पूरा असल में। बट ट्रैफिक भी उस हिसाब से हैंडल कर सकता है ना ये। और ऑब्वियसली ये घर बार बेच के आप बोलोगे 2-3 फ्लैट बेच के खरीद लिया मैंने, ऐसे वाला होगा। बट हर किसी को चाहिए भी नहीं ना ये कंपनीज को चाहिए, किसको चाहिए, बड़े सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए। कोई छोटा, आई डाउट यू ब्रॉडबैंड जैसे सर्विस प्रोवाइडर को भी ऐसा चाहिए होगा।
ठीक है ना, क्योंकि उतने ज्यादा लोग आने चाहिए ना, एग्रीगेट होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक, तब 160 टीबीपीएस है ये पर सेकेंड। कुल मिला के सारे लोगों का ट्रैफिक जब एग्रीगेट होगा राउटर पे, तो ये इतना ट्रैफिक हैंडल कर सकता। वो तो डिवीजन होगा ही। आपके लैपटॉप में है ताकत इतनी? ज्यादा हैवी इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको दे देना, मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ, ये मैं करके देख चुका हूँ। एक जगह पे इंटरनेट कनेक्शन था, इट वॉज मेंट फॉर मैनी पीपल, बिकॉज इट वॉज अ कॉपर केबल, मैंने सीधे लैपटॉप में लगाई। मैं कहा एक टेस्ट करते हैं, मोटर डाउनलोड डाउनलोड स्पीड देख। तो मैंने डाउनलोड लगाया, लैपटॉप हैंग हो गया, क्योंकि इतनी तेजी से वो डेटा राइट हो रहा था, उतनी तेजी से वो राइट कर नहीं पा रहा था अंदर हार्ड डिस्क में, जितनी तेजी से वो रीड कर पा रहा था बाहर। तो आप वो भी तो देखो ना, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बंदे को कहाँ से दोगे 160 टीबीपीएस, उसका 160 टीबीपीएस लिखेगा, उसकी कौन सी एसएसडी लिखेगी ये इतनी तेजी से डेटा। बिट है ये, बाइट नहीं है वैसे। स्पीड जो होती है बिट में होती है, जीबीपीएस गीगाबिट, एमबीपीएस मेगाबिट, बाइट नहीं होती। बाइट में आपकी स्टोरेज होती है, जब भी आप स्टोरेज खरीदते हो वो बाइट में होती है। बिट और बाइट का फर्क आई होप आपको पता होगा वैसे। बिट इज 0 1, बाइट इज 8 बिट्स। ठीक है, तो स्टोरेज आप बाइट्स में लेते हो, जैसे आप मेमोरी कार्ड खरीद रहे हो, मैं एसएसडी खरीद रहा हूं तो मैं 1 टेराबाइट की एसएसडी खरीदूंगा। कनेक्शन ले रहा हूं तो मैं 1 जीबीपीएस, मतलब बिट्स पर सेकेंड। तो ये समझ में आ गया। वाईफाई राउटर देखे हैं आपने? बादल हम वहां यूज करेंगे जहां पे हम डिटेल में नहीं जाना चाहते नेटवर्क। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे को एक ऑफिस जोड़ना है दूसरे ऑफिस से, इफ आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स कैसे जुड़ा है, मैं यहाँ बादल बना देता हूँ, बोलता हूँ सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ कनेक्शन ले लिया, यहाँ ले लिया। तो क्लाउड वहां होगा जहां हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि देखो कैसे हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि कहाँ सर्विस प्रोवाइडर ने कौन सी तार कैसे ले गया, किस पोर्ट पे ले गया। तो वहां हम बादल बना देते हैं। सिक्योर नहीं, बादल मीन्स वी डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। जैसे ये वाला आप कर सकते हो कि स्विच पे, इस पोर्ट पे ये वाला पीसी कनेक्टेड है, पोर्ट के नंबर होते हैं हर एक पोर्ट का। देखो शेयर करने की बात नहीं है, आप एक हद तक ही तो नेटवर्क संभालोगे ना। ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम, नेटवर्क संभालते संभालते बोले सर्विस प्रोवाइडर भाई तू भी अपना मेरे को ही दे दे। वो अपना देखेगा। जहां आप डिटेल्स में नहीं जाना चाहते हो, जैसे मैं आपसे ऑलरेडी बता रहा था कि दो सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम बस बादल से बादल जोड़ने की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसके बीच में पता नहीं कितनी ब्रांचेस होंगी, पता नहीं कितने सारे राउटर होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो जब भी हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, वहां नेटवर्क डायग्राम में आपको देखने को क्या मिलेगा? बादल। ओके, बाकी ये सारे सिंबल्स आपके नेटवर्क डायग्राम में यूज होते हैं। जहां हमने वैन कनेक्टिविटी दिखानी होती है वहां हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, कि जैसे सपोज बोले घर पे इंटरनेट कनेक्शन भी लगाया है, तो वो आप उसको सीधी लाइन नहीं बनाते हो, ऐसे बनाते हो। ये वैन का सिंबल है। लैन वाली लाइनें सीधी होती हैं। वायरलेस वाला डायग्राम्स में इस तरह का दिख सकता है, मैं वैसे ऐसा नहीं बनाऊंगा, ये बहुत फुर्सत का ड्राइंग हो जाता है। मैं जब वाईफाई बनाऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे बना दूंगा बस, ठीक है यहाँ लगा हुआ है इसके साथ, नहीं तो मेरे को फिर ड्राइंग में ज्यादा स्किल दिखाना पड़ेगा। तो दीज आर द डिवाइसेस इन नेटवर्क। मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं। प्रॉपर ज्यादा डिटेल्स में कल चलेंगे। कल से आपका हैवी स्टफ स्टार्ट हो जाएगा। आज थोड़ा लाइट वेट ही था। एंड करते हैं आज के लिए। तो कल हमने कुछ बातचीत की थी ऑलरेडी, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने कल ज्वाइन ना किया हो वो कल की रिकॉर्डिंग देख लेना। कुछ जनरल गाइडलाइंस वगैरह मैंने बताई थी, और साथ में कुछ इंट्रोडक्शन बताया था, इंटरनेट क्या है एंड ऑल। सो सी, देयर आर टू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नेटवर्क जो एज एन एंड यूजर आपको होती हैं। एक होती है फॉल्ट टॉलरेंस। कभी ना कभी तो गड़बड़ होगी ही। जब गड़बड़ होगी तो नेटवर्क खुद ब खुद संभाल ले जितना, उतना अच्छा है। फॉल्ट टॉलरेंस करने के लिए आप क्या करते हो? फॉल्ट टॉलरेंस करने के लिए हम रिडंडेंसी रखते हैं। रिडंडेंसी मतलब एक लगाने की जगह आप दो डिवाइस लगा सकते हो सकता है एक लिंक लगाने की जगह दो लिंक लगाओगे, सो दैट
जिस दिन भी काम खराब हो उस दिन पूरा बैठ ना जाए हमारा सिस्टम। लाइक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी, हमने यहाँ पे जो ये लिंक लगा रखे हैं आप यहाँ देखोगे, दो लगा रखे हैं। क्यों? एक फेल हो जाएगा या एक डिवाइस फेल हो जाएगा तो दूसरे पाथ से हम पहुंच पाएंगे। सो एज अ एंड यूजर, जैसे हम सफर नहीं करना चाहते ना, कि जैसे आप का सर्विस प्रोवाइडर रिडंडेंसी रखता है सो दैट कि यू डोंट सफर, नहीं रखे तो देयर विल बी इश्यूज। Now, network should limit the impact of hardware or software failure and should recover quickly when the failure occurs. तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं आपको, आपके माइंडसेट में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि ऑटोमेटिकली जब आप किसी सॉल्यूशन के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में ये चीजें आए कि जो सॉल्यूशन हमने डिप्लॉय किया है फॉल्ट टॉलरेंट है भी कि नहीं। वैसे धीरे धीरे आपको रिडंडेंसी की ज्यादा आदत हो जाएगी। फिर कई बार हो सकता है आप बोलो मोबाइल एक नहीं दो लेके घूमेंगे, वो भी दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से। एक एयरटेल से ले लो, एक जियो से ले लो। जस्ट किडिंग, ओके। ऐसा करना नहीं है। बट जब आप रिडंडेंसी करो ना, देखो रिडंडेंसी करते वक्त मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। कई बार क्या है, आप एक चीज की रिडंडेंसी करते हो और सोचते हो कि हाँ हो गया। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, सपोज करते हैं हमने यहाँ रिडंडेंसी कर दी, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ चीजों के बारे में आपके दिमाग में आएगा नहीं नेचुरली ध्यान, बट मैं थोड़ा सा फोकस ले आऊं। सपोज करते हैं ये डिवाइसेस आप लगाओगे कहाँ? कहीं रैक में लगाओगे, ये राउटर है, ओके। अब हमने ये लगा दिए, ठीक है, एक रैक पकड़ा नेटवर्क का, उसमें ये राउटर लगा दिया। वहां पे हमने एक बिजली की पावर स्ट्रिप भी लगा दी जिसमें सॉकेट्स हैं, और सारे डिवाइसेस को बिजली इससे दे दी। अब राउटर खराब नहीं हुआ, पावर स्ट्रिप खराब हो गई, क्या होगा? कोई फायदा हुआ आपकी इस रिडंडेंसी का? फ्यूज उड़ गया उसका। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, क्योंकि आप थोड़ा नैरो माइंडेड रहोगे स्टार्टिंग में। बाद में जितना ज्यादा आपका बुरे एक्सपीरियंस अच्छे एक्सपीरियंस नेटवर्क में होते चलेंगे, फिर आपकी सोच अपने आप ब्रॉडन हो जाएगी कि नहीं यार, ये ना दो पावर स्ट्रिप लगा लो, थोड़ा सा खर्चा करके हमने कबाड़ा कर दिया। ओके, सो व्हेन यू थिंक अबाउट रिडंडेंसी, थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स, नॉट जस्ट वन थिंग कि राउटर लगा दिया हाँ खुश हो गए रिडंडेंसी हो गई। तो राउटर तो ठीक रहे, पावर स्ट्रिप खराब हो गई। और ये वर्ड आपको मैं बोलता हुआ बार बार मिलूंगा कि रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इन सिंपल वर्ड्स मींस तू नहीं कोई और सही, दूसरा फेल ओवर मैकेनिज्म होना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं आप बोले फेल ओवर ढूंढने लग जाओगे। एक्टिव पैसिव यहाँ तो ठीक है, रियल लाइफ में भी इट कैन बी डेंजरस इन सम सिचुएशंस। बट स्केलेबिलिटी दूसरा पॉइंट है। स्केलेबिलिटी क्या है कि आपका स्केल बढ़ेगा। देखो, अल्टीमेट एम किसी भी बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट बनाना, ग्रो करना। जितना ज्यादा प्रॉफिट बन सके, जितना ज्यादा ग्रोथ हो सके, ये तो मतलब कोई भी बिजनेस हो, दुकान ही चला रहा हो कोई, उसका भी यही एम है। अब जब भी बिजनेस ग्रो करेगा, नेटवर्क में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या आपके जो सॉल्यूशन है बहुत शॉर्ट साइटेड नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा दूर का सोच नहीं रहे, ऐसे सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर रहे हो जिसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी मींस, जैसे सपोज करते हैं अभी हमने रिडंडेंसी यहाँ नहीं रखी, बट अगर हमने यहाँ पोर्ट भी नहीं छोड़े होंगे इन डिवाइसेस पे, तो कल को हम ये ऐड भी तो नहीं कर पाएंगे ना। सो नेटवर्क शुड बी एबल टू एक्सपैंड क्विकली टू सपोर्ट न्यू यूजर्स एंड एप्लीकेशन विदाउट इम्पैक्टिंग सर्विस टू एग्जिस्टिंग यूजर्स। अब यहाँ पे कई बार लोगों के दिमाग में ख्याल ये आता है, यार
ये तो एक्सपैंड तो हम कभी भी कर सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, पहले क्या सोचने की जरूरत है, जब भी पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे, वो वाली बात है। इट्स नॉट एट इतना इजी नहीं है। मैं रीजन बताता हूँ उसका, देखो होता क्या है। जैसे आपने घर पे कोई चीज खरीदना हो, कोई डिवाइस खरीदना हो, वहां कोई हायरार्की नहीं है। मतलब ऐसे कोई अप्रूवल और ईमेल बाजी तो नहीं होती ना। मान लो मोबाइल खरीदना है आपने, तो ऐसा तो नहीं ना ईमेल डालोगे आप, पापा आई वांट टू बाय अ मोबाइल, परचेज ऑर्डर रिलीज करो। बट बिजनेस परचेज में ना इट्स अ बिट डिफरेंट। मतलब जैसे क्या होगा, एक बजट होगा कि भैया हमारा आईटी का स्पेंड इतना है इस साल का, हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर के साथ खर्चा करना है वो इतना करना है वगैरह। अब जब ये सारा चीजें पहले से डिसाइडेड होती है ना, इफ आउट ऑफ द रैंडम, इफ यू से बीच में कहीं कि यार नहीं हमें ना स्विच खरीदने हैं, थोड़े राउटर खरीदने हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। एक तो अप्रूव नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर हम बोले जल्दी से जल्दी इसको एक्सपेंड करना हो, तो वो कैपेबिलिटी बाहर से डिवाइस खरीद के लाने वाले काम में मुश्किल होगी। क्यों? रफली मैं आपको आइडिया बताऊं, कोई बिजनेस ने परचेज करना हो, तो पहले आप डिवाइस सिलेक्ट करोगे, 15-20 दिन, एक महीना इसमें निकल जाता है कि अलग अलग देख रहे हैं डिवाइस। फिर आप कोटेशन मंगाओगे, बोलेंगे भाई मैं इतने में दूंगा, आप बोलोगे ठीक ठीक लगा ले भाई। ये सब ईमेल बाजी चलती रहती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे इरेलीवेंट है ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि स्केलेबिलिटी आपको ना बाहर से डिवाइस लाके करने में ना 6 महीने, फिर आप बोलोगे ठीक है जी हमने परचेज ऑर्डर रिलीज कर दिया, अब हमने डिवाइस डिलीवर होगा, वो बोलेगा ठीक है सर 4 महीने में ला के देता हूँ। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर जैसे हम बोले नहीं जी हमें यहाँ 20 एम्प्लॉयज के लिए और नेटवर्क बनाना था, बोले यहाँ पोर्ट तो छोड़ा नहीं था मैंने, तो ऑलरेडी आप थोड़ा सा फार साइटेड होके, थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में सोच के चीजें अवेलेबल करवाने चाहिए। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए आपके नेटवर्क में। मोटा मोटा रफ आइडिया दूं आपको, तो आप ये मान के चलो 20% एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए गुंजाइश छोड़ना नॉर्मल यूज केस है। नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट डिवाइस, बट इन टर्म्स ऑफ इवन लेट से हमें सपोज करते हैं एट पीक बैंडविड्थ लगती है यहाँ पे 100 Mbps की, जो हमारे सारे एम्प्लॉयज यहाँ बैठ के इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अब हम 100 Mbps का ही कनेक्शन प्रोविजन करें, तो ये हमारी बेवकूफी होगी। समझ गए ना क्यों? क्योंकि जब बढ़ेगा थोड़ा सा, किसी दिन ज्यादा बिजनेस वाला डे होगा, ज्यादा यूसेज होगी या कुछ होगा, फिर दिक्कत आएगी। उस दिन आप रातों रात इस कनेक्शन को अपग्रेड नहीं करवा पाओगे। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है ना। सो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा फार साइटेड होके, थोड़ा सा दूरदर्शी होके सोचना है। ऐसा ना हो एक्सपेंशन के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस इंटरनली ना बचे। अब जब भी आप कुछ बेचते हो, देखो देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ डेस्टिनेशन। हम यहां अभी एज्यूम कर रहे हैं ये लैपटॉप सीधा इस सर्वर से कनेक्टेड। इमेजेस सपोज करते हैं ये वाली इमेज हमें लोड करनी है, आप वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हो। अभी मैं ओवर सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम इसी में बीच में डिवाइस डालेंगे कि राउटर आ गया, स्विच आ गया, तो और एक्सप्लेनेशन बढ़ती चलेगी। ये इस इमेज को जब आपको भेजता है, ये इकट्ठे नहीं भेजता, ये इसके टुकड़े करता है पार्ट्स में। शायद आपने नोटिस भी किया हो, अगर स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे आपने कोई बड़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज खोली हो, तो कई बार देखा होगा वो ऐसे पार्ट में लेयर्स बाय लेयर्स सी खुल रही होती है। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो इकट्ठा नहीं आ रही, वो पार्ट्स में आ रहा है। मतलब आपने इसके टुकड़े किए, ये इमेज है, इसके टुकड़े कर दिए, जैसे जैसे एक एक टुकड़ा आता जा रहा है वो वैसे वैसे आपको यहाँ पे खोल के दिखाता जा रहा है। फास्ट इंटरनेट कनेक्शन पे नहीं दिखेगा ये, बट थोड़ा स्लो हो तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है। कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज डाउनलोड कर लेना। सो आप पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हो,
बिट्स की फॉर्म में एनकोड करोगे, 0101, और नेटवर्क कार्ड के थ्रू केबल पे निकाल दोगे। केबल, वी आर सेइंग कि लैपटॉप का नेटवर्क कार्ड सीधा सर्वर के साथ कनेक्टेड है। ये मीडियम होगा कोई बीच में। और फिर यहाँ पे जो आपका डिवाइस है इन बिट्स को डिकोड करेगा, कंबाइन करेगा, बिट्स कंबाइन करके वो क्या करेगा, इमेज बना देगा। ठीक है। अभी बीच में कोई राउटर स्विच नहीं डाला है, आगे डालेंगे, ठीक है। वो क्लियर होता जाएगा आपको। बट आसान रखा है स्टार्टिंग में। इसी सेम डायग्राम में और चीजें ऐड होती चलेंगी। कुछ टर्म्स हमने कल भी यूज की थी, वैसे नॉर्मली बोलचाल में भी लोग यूज कर लेते हैं, लैन वैन वगैरह वगैरह। बट थोड़ा क्लैरिफाई कर लें इसको। व्हाट डू वी मीन बाय लैन, व्हाट डू वी मीन बाय वैन। जैसे आप में से शायद किसी से पूछें भी तो आप बोलोगे लैन क्या होता है, बताओ, बताना चाहेगा कोई। हाँ जी। ठीक है। तो कॉमनली डेफिनेशन यही आती है कि भैया लैन इज अ नेटवर्क ओवर स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया। अब डेफिनेशन ठीक है। मैं थोड़ा सा आपका माइंड इसमें थोड़ा सा ब्रॉडन करना चाहता हूँ इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैन। अगर मैं आपको बोलूं स्मॉल क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है स्मॉल। थोड़ा इनडिस्क्राइबेबल सा हो रहा है, क्योंकि छोटा तब तक होता नहीं है जब तक आप कंपेयर ना करो। देखो सच्चाई है। कम ज्यादा, छोटा बड़ा, ये सब कुछ नहीं होता। घर वालों को मत बोलना जाके ऐसा, वो क्लास में आना बंद कर देंगे। मतलब जब आप कंपेयर करते हो, जैसे मैं बोलूं दिस माउस दैट आई हैव हियर इज स्मॉल कंपेयर टू द लैपटॉप, बट इट इज बिग कंपेयर टू एन एंट, है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, हाउ डू यू डिफाइन दिस थिंग। अंडरस्टैंडिंग वाइज स्मॉल ठीक है, डेफिनेशन वाइज स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया। बट अगर मैं बोलूं लैन कहाँ खत्म हो गया भैया, कहाँ शुरू हो गया वैन, तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करना या अंडरस्टैंड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा वो इलेबोरेट कर लेते हैं उसको, वरना वो डेफिनेशन उतनी ही रह जाती है। क्योंकि है कुछ ऐसा, जैसे मान लेते हैं हमने एक स्विच लिया और स्विच पे हमने कुछ पीसी लगा दिए, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी कमरे के अंदर हमने कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए, दिस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। और अब हम इस कमरे की जगह मान लो ऑफिस फ्लोर कनेक्ट कर लेते हैं पूरा, ये स्टिल लोकल एरिया नेटवर्क। पूरी बिल्डिंग जोड़ देते हैं, ये स्टिल लोकल एरिया नेटवर्क है। स्मॉल देख रहे हो, बड़ा होता जा रहा है। पहले एक कमरे तक था, फिर दो कमरे, फिर बिल्डिंग। स्मॉल, स्मॉल नहीं है ना। ये भी लैन है। लैन कहाँ एंड हो जाता है हमारा जाके, जैसे हमारा एक ऑफिस है और दूसरा ऑफिस है, और हम क्या करना चाहते हैं, हम इन ऑफिसेज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूंगा, ऑफिस ए से बी जोड़ने के लिए अपनी तार बिछाता हुआ यहां से यहां तक ले चलो। हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे इसमें। ये ना करने की जगह आप क्या करते हो, आप बोलते हो किसी सर्विस प्रोवाइडर को कि भाई तू मेरे को यहाँ पे कनेक्शन दे दे, तूने ऑलरेडी तारे बिछा रखी। और इसीलिए हम बादल बना रहे हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। यहाँ एक और कनेक्शन ले लिया, मैं ट्रैफिक दूंगा, वो यहाँ पहुंचाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपका लैन वहां एंड हो गया जहां वैन शुरू हो जाता है, या जहां आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेना शुरू कर देते हो, वहां पे आपका वैन शुरू हो जाता है। इट कुड बी लाइक योर होम नेटवर्क, जहां आप सीधा एक छोटा सा वाईफाई राउटर लगा के आगे सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ रहे हो।
इट कुड बी एज बिग एज एन ऑफिस फ्लोर, इट कुड बी इवन वन होल ऑफिस कैंपस या कॉलेज कैंपस या यूनिवर्सिटी कैंपस, वो भी स्टिल लैन ही रह जाएगा। लैन और वैन के ये छोटे बड़े से थोड़े से वेरिएशन है। क्लियर हो गई बात? लैन कहाँ एंड हो गया, छोटा कहाँ खत्म हो जाता है। तो नेटवर्क विच इज डिजाइन फॉर स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया डेफिनेशन वाइज ओके, बट मेक श्योर कि आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरा लैन खत्म कहाँ हो रहा है। अब वैन क्या है? इंटरनेट कैसे बना है? हम छोटे छोटे नेटवर्क्स जोड़ते जा रहे हैं। आई टेल पीपल, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐड आती ना, इट्स योर नेटवर्क मेक इट लार्ज। वाइड एरिया नेटवर्क है क्या, या इंटरनेट बना कैसे है? आपने बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टिविटी कर दी है, इसीलिए हम उसे इंटरनेट भी बोलते हैं। बिकॉज बिटवीन नेटवर्क्स वाली बात है, इंटरनेट। वैन किस काम आएगा? जहां पे भी आपको कोई ज्योग्राफिकली डिस्टेंट लोकेशंस कनेक्ट करनी है, जैसे कल हम देख रहे थे, वो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्होंने बहुत सारी फाइबर केबल बिछा रखी है। देन व्हाट डू यू डू टू मेक कनेक्टिविटी बिटवीन देम? आप सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेते हो। सर्विस प्रोवाइडर ने जो नेटवर्क बना रखा है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, बट अगेन एक सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं बना रखा, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर है। कहीं भी जाके आपका एक सर्विस प्रोवाइडर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ रहा है, वैसे ही तीसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ रहा है। ये कुल मिला के बड़ा सा वैन बन जाता है हमारा, क्योंकि हर जगह की कनेक्टिविटी एक ही सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, इंटरनेट। कैंपस एरिया नेटवर्क, ये क्या है? स्मॉल बड़ा हो गया, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज कैंपस है, अब उसके अंदर भी आप देखोगे कनेक्टिविटी करने के लिए आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की मदद लोगे क्या? मान लो कॉलेज कैंपस ही है, 40-50 एकड़ का, अंदर सर्विस प्रोवाइडर मदद नहीं करेगा आपकी आगे। करेगा तो वो फिर वैसे ही लगाएगा, भैया इतने एमबी का कनेक्शन, इतने रुपए लगेंगे, राइट? सो व्हाट यू डू इज, आप इंटरनल नेटवर्क बनाते हो, कॉलेज कैंपस ऑफिस कैंपस जिसका भी, ये स्टिल स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया वाला वैसा ही नेटवर्क है। असल में देखोगे लैन का ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन, दैट इज व्हाट वी कॉल कैंपस एरिया नेटवर्क। नेटवर्क which is designed to provide connectivity to users or employees in a campus. Bigger version of LAN, bigger version of small thing. Then there is metropolitan area network. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? अब विद इन वन सिटी, क्यों बनाएंगे? विद इन वन सिटी हम कनेक्टिविटी क्यों बनाएंगे? देखो जैसे सपोज करते हैं ये एक ऑफिस बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो यहाँ पे कनेक्शन दे रहा है लोगों की, लो जी 100 Mbps 50 Mbps वगैरह। अगर इस बादल को ही थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसमें, ये कैसे बनाया होगा? कहीं ना कहीं इस कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी आपके घर से इंटरनेट कनेक्शन वाली चीजें किसी एक स्विच पे आके टर्मिनेट हो रही होंगी, सर्विस प्रोवाइडर के। यूजुअली ये स्विच, अगर आप चलते फिरते नोटिस भी करो, कई बार पार्किंग लॉट में, कई बार बिल्डिंग के रूफ पे कहीं लगा देते हो, और कई बिल्डिंग वाले तो किराया भी ले लेते हैं उसका, कहते भाई ऐसे कैसे। अब ऐसे ही देखो, ये हमने एक बिल्डिंग जोड़ दी,
मान लेते हैं इसी की पार्किंग में लगा दिया ये स्विच। ठीक है, ये सारी वायर्स उठा के इधर लगा दी। क्या सर्विस प्रोवाइडर ने एक ही लगाया होगा ऐसा? नहीं, और बिल्डिंग्स में भी कनेक्टिविटी दी होगी। तो कहीं कहीं जाके आपका ये एक स्विच किसी दूसरे स्विच के साथ भी कनेक्टिविटी होगी। बट देखो, अब ये उस सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस कैंपस नहीं है क्या? क्योंकि वो सिटी में जोड़ता चल रहा है इसको। ऐसे ही दूसरे स्विच से जोड़ रहा है, कहीं पे कोई राउटर भी लगा रहा है, किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से भी जोड़ रहा है इसको। क्योंकि सारे लोगों ने कनेक्शन एक ही सर्विस प्रोवाइडर से तो नहीं लिया हो ना। किसी ने जियो से लिया है, किसी ने एयरटेल से, किसी ने टाटा से। ये जो नेटवर्क ये बना रहा है अब, दिस इज व्हाट यू कैन कॉल अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क विच कवर्स एंटायर सिटी यूजिंग लैंड टेक्नोलॉजी। देखो ये ना, इस पे डिपेंडेंट बात है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जैसे होम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लैन ये है, ये सब वैन। सर्विस प्रोवाइडर इंजीनियर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब उसका लैन ही है। तभी मैं कह रहा था कि हम बहुत सारे लैन जोड़ते जाएं तो वैन बन जाता है। नेटवर्क विच कवर्स एंटायर सिटी लाइक लोकल आईएसपी। कुछ और टर्म्स है, जैसे सोहो नेटवर्क। सोहो स्टैंड फॉर स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क। जहां पे आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं, जैसे आपका डिवाइस जो घर पे लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं कई बार कि ये सोहो नेटवर्क डिवाइस है। सोहो नेटवर्क डिवाइस में देखो फर्क है। फर्क क्या है? यहाँ पे आप ईज ऑफ यूज ढूंढ रहे हो। ईज ऑफ यूज ढूंढ रहे हो ना, जैसे आपके घर का राउटर है, वहां ऐसा तो होगा नहीं ना कि सीसीएनए वाला बंदा लाया होगा हमने, वो घर का नेटवर्क संभालेगा। वहां हम चाहते हैं टिक 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 करें, नेटवर्क चल पड़े। आपके पास कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस की जरूरत है ही नहीं। कंपेयर टू दिस, टू एन एंटरप्राइज नेटवर्क, एक बिजनेस का नेटवर्क आप देखोगे, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा ऑप्शंस आपको चाहिए। समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजर्स ज्यादा हैं। ये वर्ड समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार आपको, जैसे आप डिवाइस देखोगे ना, तो आपको सुनने को मिलेगा कि सोहो डिवाइस है जी ये। तो सोहो नेटवर्क डिवाइसेस कौन से वाले हैं? जैसे आपके ये छोटे छोटे वाईफाई राउटर आ जाते हैं, घर घुर वाले छोटे एनवायरनमेंट के लिए। इसमें फंक्शनलिटी ऑब्वियसली इतनी दे नहीं सकते वो। एक तो क्या है, आप वो भी हो ना, वैल्यू फॉर मनी कॉन्शियस भी उस हिसाब से हो घर नेटवर्क के लिए, कि यार 1000 रुपए खर्चेंगे, 1500 खर्चेंगे और उसमें सब मिल जाना चाहिए। ओके। सो क्लियर कर दूं मैं एक चीज और, इसमें राउटर है, स्विच है। यू माइट से कि स्विच कहाँ है? चलो फ्लिपकार्ट अमेजन पे ही कहीं चलते हैं। जैसे ये घर का वाईफाई राउटर है, इसके अगर बैक साइड देखें तो ये 4 पोर्ट दिख रहे हैं आपको। ये 4 पोर्ट का स्विच इसी डब्बे के अंदर डाल रखा है। यहाँ वाले से आप सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ दोगे। इसके अंदर एक्चुअली 3 डिवाइसेस रखे हैं। मैंने कल आपसे बोला था राउटर का काम क्या है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ना। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ चौक। ठीक है। तो जैसे ये वाला डिवाइस जो आपने देखा है, इसमें राउटिंग कैपेबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके घर के नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के साथ जोड़ रहा है। एक नेटवर्क से ट्रैफिक ले रहा है, दूसरे नेटवर्क में भेज रहा है।